कार में वेद और आयु की किस मानकर रूही को थप्पड़ मारना। अब आगे वेद का ये कहना कि उसने आरू को पढ़ने की परमिशन दी है, ये बात सुन आयु को बहुत बुरा लगता है और वह वेद को देखते हुए नाराजगी में बोलती है, अभी आपने क्या कहा? आपने मुझे पढ़ने की परमिशन दी है। वेद बेफिक्रे से, आपने जो सुना वह सच है। ये सुन आज आयु के आंखों में आंसू आ जाता है और वह उसके आगे कुछ नहीं बोलती और लाइट्स ऑफ कर चुपचाप कंबल में खुद को लपेट कर लेट जाती है। ये देख वेद को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वह अपने कहे हुए शब्दों के बारे में सोचता है तो अपनी आंखों बंद कर अपने माथे को रब करने लगता है। शायद उसे जो कहना था वह उसे उस तरह से नहीं कहना चाहिए। उसके गलत कहने के तरीके से आयु उसका गलत मतलब निकाल ली थी। वह क्लोजेट रूम में अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है और एक लोअर पहनकर बाहर आता है और जाकर आयु के बगल में लेट जाता है। उसे आयु के सिसकने की आवाज आती है जिसे महसूस कर वेद को अच्छा नहीं लगता। तभी वेद आयु के कंधे पर हाथ रखता है तो आयु उसके हाथ को झटक देती है। तभी वेद फिर से उसके कंधे पर हाथ रखता है तो आयु फिर से उसके हाथों को हटा देती है। ये सिलसिला लगभग 10 बार चलता है। आयु के हरकतों से वेद अब इरिटेट हो गया था। वह आयु को कमर से पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है। उसके ऐसा करने से आयु के पूरे बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं और वह उसे कसकर पकड़ते हुए, मुझे कोई इग्नोर करता है तो मुझे पसंद नहीं आता, ये बोल उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आयु छटपटाने लगती है पर वेद उसे नहीं छोड़ता। वैसे ही कुछ देर रहने के बाद आयु की गहरी गहरी सांस उसे अपनी खुली सीने पर महसूस होने लगती है। यह महसूस कर वेद देखता है तो आयु सो चुकी थी। वह आयु को अपने बगल में लेटा उसके चेहरे पर से बिखरे बालों को पीछे करता है और उसके चेहरे को देखने लगता है जिस पर आंसुओं के निशान थे। ये देख वह एक गहरी सांस लेकर उसे के खुद से सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह आयु अपने टाइम से उठती है और पीहू के कमरे में चली जाती है। पीहू और माही दोनों के लिए एक कमरा रेडी किया गया था। दोनों ही वहां एक बिस्तर पर एक साथ सोती थी। तभी आयु जाकर पीहू और माही दोनों को उठाती है और फिर दोनों को बात दिलाकर बाहर लाती है। तभी रूही भी वहां पर पहुंच जाती है। रूही को देख आयु बोलती है, रूही तुम आ गई हो तो तुम दोनों को रेडी कर दो, मैं तब तक टिफिन पैक कर देती हूँ। रूही हाँ में सिर हिलाती है और दोनों के कपड़े को पहनाने लगती है। वही आयु जल्दी जल्दी नीचे की तरफ जाने लगती है। तभी उसका अचानक दुपट्टे में पैर फंसता है। वह जैसे ही गिरने की होती है वैसे ही मान जो ऊपर से नीचे की तरफ रहा था उसकी बांह को पकड़ लेता है और बोलता है, आराम से आयु। तभी आरू जब खुद को सही सलामत देखती हैं और फिर मान को ये देख वह उसे थैंक यू बोल वह जाने लगती है। तभी उसकी नज़र पीछे जाती है जो रूही आयु से कुछ कहने के लिए बाहर आई होती है। तभी उसकी नज़र मान और आयु पर जाती है। आयु के नजरों को पीछा कर मान भी पीछे देखता है। रूही को देखता पाकर वह वहां से चला जाता है। ये बात आयु नोटिस कर जाती है और उसे यह बात खटक जाती है, पर बाद में बात करने का सोच वह नीचे चली जाती है। रूही अंदर बच्चों को तैयार करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद बच्चे अपने स्कूल के लिए चले जाते हैं। आयु और सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी आयु ऊपर देखती है तो वेद नीचे आ रहा था। वेद नीचे आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी रीमा बोलती है, हाँ बेटा, तुम्हें हमसे कुछ बात करने के लिए कहा था। क्या बात है? ये सुन आयु थोड़ा ही हिचकते हुए वेद को देख बोलती है, माँ मेरा ये 3rd सेमेस्टर है और मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी है तो मैं अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहती हूँ। ये सुन सभी उन्हें देखने लगते हैं। तभी आयु हिचकिचाकर बोलती है, मेरा मतलब मैं अभी शुरुआत करना चाहती हूँ। तभी दादाजी बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप करिए। तभी वेद बोलता है, आपको जो करना है करें, अगर आपको कोई कंपनी ही खोलनी है तो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। ये सुन आयु को अच्छा नहीं लगता। आयु वेद के बात को काटते हुए, पर मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती, मैं खुद के दम पर करना चाहती हूँ। ये सुन वेद उसे घूरने लगता है। तभी रीमा बात को संभालते हुए, हाँ बेटा, ये तो अच्छी बात है, अगर आपको सब कुछ खुद से करना है तो करें। जिस दिन आपको हम लोग सभी की जरूरत पड़ेगी उस दिन हम सभी आपके साथ रहेंगे। ये सुन आयु खुश हो जाती है और उनके गाल पर एक किस कर बोलती है, थैंक यू माँ। ये बोल वह अपना टिफिन उठाती है और बाहर चली जाती है। वेद को अपना बात करता देख अच्छा नहीं लगता। वह भी अपनी टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ बाहर निकल जाता है। रीमा और अमर ये देख एक दूसरे को देखने लगते हैं। वेद जैसे ही बाहर जाता है और आयु को अपनी गाड़ी में बैठता देख वेद उसके हाथों को जाकर पकड़ लेता है। ये देख आयु हड़बड़ा जाती है। तभी वेद उसे खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा देता है। ये देख आयु बोलती है,
क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वेद उसे आगे की सीट पर बैठाकर फिर अपने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगता है। आयु को वेद की आंखों में गुस्सा देख वह थोड़े शांत आवाज में, देखिए मुझे कॉलेज जाना है, मुझे लेट हो रहा है। तब भी वेद कुछ भी नहीं बोलता। लगभग आधे घंटे बाद कार रुकती है तो आयु नजर उठाकर देखती है तो वह उसका कॉलेज था। ये देख वह एक सुकून का सांस लेती है और उठकर जैसे ही जाने की होती है वैसे ही वेद उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसे अपने पास खींच लेता है। ये देख आयु हड़बड़ा जाती है। आए तभी वेद उसकी तरफ झुकने लगता है तो आयु आंख बड़ी कर, यह आप क्या कर रहे हैं, यहाँ कॉलेज है। ये बोल वह जैसे इसके आगे कुछ कह पाती, उसके शब्द उसके होठों के अंदर रह जाते हैं। वेद उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगता है। ये महसूस कर आयु को अजीब भी लग रहा था, क्योंकि वह कॉलेज के बाहर गेट के अंदर है। कोई भी गाड़ी आकर रोके और इतनी देर तक कोई बाहर न निकले तो कोई कुछ भी समझ सकता है कुछ तो गलत है। आयु खुद से वेद को दूर करने लगती है, जिससे वेद को ये पसंद नहीं आता तो वह आयु को अपने पास खींचकर गोद में बैठा लेता है और उसके होठों पर लगातार किस करने लगता है। लगभग 10 के 15 मिनट किस के बाद वह उसके होठों को रिहा करता है। आयु गहरी गहरी सांस लेने लगती है और अपने सर को वेद के सीने पर रख देती है। वेद अपनी आंखें बंद कर सीट पर टिका लेता है। जैसे ही आयु को कुछ होश आता है तो वह वेद को गुस्से में घूरने लगती है और वह गुस्से में आगे बढ़कर वेद के होठों को जोर से काटकर वहां से लेकर भाग जाती है। वेद के चेहरे पर एक हल्की सी दर्द उभर जाती है। आयु ने पूरा जान लगाकर उसके होठों को काटा था। तभी वेद बोलता है, जंगली बिल्ली, या बोल गाड़ी बढ़ा देता है। वही आयु भागते हुए कॉलेज के अंदर जाती है जहां पर उनके गैंग उनका इंतजार कर रहे थे। आयु की हालत देख शिप्रा बोलती है, तुझे क्या हुआ, तुम भूतों की जैसी क्यों लग रही है। दरअसल वेद के किस करने से आयु के बाल बिगड़ जाते हैं। उसे देख सभी कुछ और समझते हैं। तभी आयु बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो क्लास करने, उसके बाद मुझे जरूरी बात करना है। ये बोल क्लास में चली जाती है। वेद के ऑफिस में आज वेद अपने न्यू ज्वाइनिंग के लिए और अपने एम्प्लॉय के लिए से एक मीटिंग देने वाला था, जिसमें वह काफी कुछ सीखने वाले थे। सभी मीटिंग हॉल में भरे हुए थे। तभी वहां पर वेद आता है। वेद को देख सभी फ्लैट हो जाते हैं, क्योंकि वेद काफी ज्यादा हैंडसम और डेसिंग लग रहा था। शर्ट के 2 बटन खुले हुए, हाथ की स्लीव मोड़ते हुए, आंखों पर चश्मा लगाए वह सामने थोड़ी ऊंची वाली जगह पर चला जाता है और सभी को देखते हुए बोलता है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते काम पर लगते हैं। ये बोल वह बड़े से टीवी ग्लास पर हर चीज की डिजाइन को बताने लगा हूँ, जिससे सभी लोग सीख सके और आने वाले समय कम और कंपटीशन में हमेशा भाग ले सके। लगभग 1 घंटे तक उसकी मीटिंग चलती है। वही ऑफिस में रूही वर्षा मान को देख उससे एक में एक चीज पूछे जा रही थी। तभी रूही अपने केबिन से निकलती है और जब यह नजारा देखते ही तो वह गुस्से में बोलती है, क्या नाम है तुम्हारा। उसकी एक बात सुन वर्षा एक पल से डर जाती है, पर अगले ही पल कहती है, जी मेरा नाम वर्षा है। तभी रूही हाथ बांधते हुए, तो मिस वर्षा आप जरा मुझे ये बताइए, यह आपको कौन दिखते हैं। ये सुन वर्षा नासमझ में, जी यहाँ के बॉस के क्या है, और बोलती है, बॉस को छोड़ जाए तो यह असिस्टेंट है, यानी कि सभी का बॉस हो जाता है। वह लड़की उसकी बात सुन रही थी तो रूही बोलती है, तो जब ये तुम्हारे बॉस हैं तो तुम्हें नहीं लगता इस तरह अपने बॉस को बुला बुलाकर पूछना चाहिए। वर्षा रूही से सॉरी बोलने लगती है। बॉस बॉस होता है और वर्कर वर्कर, तो अपनी लिमिट का हमेशा ध्यान रखना। अब मुझे तुम मान के करीब दिखने भी नहीं चाहिए। मान को देख रही चली जाती है। उसके चले जाने के बाद मान जो वहीं पर था ये समझने की कोशिश कर रहा था कि यह हुआ क्या है। वही मान की नजर वर्षा पर जाती है जो थोड़ी मायूस और आंखों में आंसू था। ये देख मान उसके सर को थपथपाते हुए, उसके बात का बुरा मत मानो, वह थोड़ी दिमाग से हिली हुई है। ये सुनते ही वर्षा बोली, क्या सच में। मान हाँ में सिर हिला देती है। तो वर्षा हंसने लगती है। रूही अब तक गई नहीं थी, वह उन लोगों की बात को सुन रही थी, देख रही थी। वह गुस्से में चली जाती है। वही मान जैसे ही अपने केबिन में जाता है वैसे ही उसे फिर से रूही अपने चेयर पर बैठी दिखती है। ये देख मान रोड टोन में, तुम फिर से आ गई। ये कह रूही अपने इमोशंस को छुपाते हुए वहां से उठती है और मान के पास जाते हुए बोलती है, माना की गलती मेरी हुई थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझसे इतना दूर रहने लगे। और वहां तक तो बात अच्छी थी, अब आप लड़कियां भी पटाने लगे हो। ये सुनते ही माँ न गुस्से में चिल्लाता है, रूही। तभी रूही बोलती है, इतनी नजदीकी तो मैं आज तक आपको अपने घर के भी किसी सदस्य को नहीं देखा था, आखिर उसमें ऐसा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका मुझसे मन भर गया हो और अब दूसरी लड़कियों की चाह रखने लगे हो।
ये सुनते ही मान उसके गाल पर एक जोर से तमाचा मारता है जिससे रूही के गाल झुक जाते हैं। यह जीवन में पहली बार था जब मान ने रूही पर हाथ उठाया था। ये होते ही रूही की आंखों से आंसू आने लगता है। तभी एक जोर से आवाज गूंजती है, मान। बढ़ती उम्र के साथ चिड़चिड़ापन आ रहा है, वेद मान में बहस। अब आगे रूही की यह बोलने पर कि मान का उससे मन भर गया है, ये सुन मान उस पर हाथ उठा देता है। तभी एक जोर से आवाज आती है, मान। रूही अपनी गालों पर हाथ रखते भरी आंखों से वह मान को देखता है तो वहां पर वेद खड़ा था, जिसके आंखों में नाराजगी और चेहरे पर गुस्सा दोनों था। ये देख मान अपनी नजरें फेर खड़ा हो जाता है। तभी वेद बोलता है, अभी के अभी मुझसे मिलो। रूही तुरंत वहां से निकलकर ऑफिस से बाहर चली जाती है और जाते जाते एक बार अपने आंसू भरी नजरों से वर्षा को देखती हैं। फिर वहीं वर्षा की भी नजर रूही पर पड़ती है तो रूही वहां से चली जाती है। वही वेद के केबिन में मान चुपचाप बैठा था और उसके सामने वेद अपनी चेयर पर बैठा था। रेहान को भी अब तक पता चल चुका था क्योंकि वह वेद के साथ ही था। रेहान भी उसी के सामने बैठा उसे घूर रहा था। मान अपनी नजरें उन दोनों की तरफ करते हुए, अब जो पूछना है सीधी से पूछ लीजिए, इस तरह से घूरने से कुछ नहीं होगा। मान की ऐसी बातें सुन वेद अपने पेपर वेट को घुमाते हुए, तुम्हें पता है मान, मैंने आज तक अपने परिवार के प्रति प्रेम कभी नहीं दिखाया क्योंकि यह मेरी नेचर में नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने फैमिली से प्यार नहीं करता, और रूही इस घर की सबसे छोटी बेटी और मेरी जान है। ये बात तो तुमको पता है ना। मान वेद के कहने का मतलब और उसकी दिशा सब समझ रहा था। तभी मान कहता है, और आपकी बहन मेरी बीवी है। ये सुनते ही वेद के हाथों की मुठ्ठियां उस पेपर वेट कर कस जाती है। तभी वेद कहता है, तुम्हारी बीवी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस पर हाथ उठाओगे। तभी मान बोलता है, गलती उसकी थी। तभी वेद बोलता है, गलती चाहे जिसकी भी हो पर तुम्हें इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती। यह सुन मान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वह वेद को देख मुस्कुराते हुए देखने लगता है। उसके मुस्कुराहट को कहीं ना कहीं वेद समझ आ जाता है। तभी रेहान कहता है, कहने का मतलब क्या है आपके भाई? तभी मान हंसते हुए बोलता है, जब भाई अयू पर हाथ उठा सकते हैं बिना ये जाने कि उसकी गलती है कि नहीं, क्योंकि वह उनकी बीवी थी, उनकी राइट थी, तो मुझे लगता है हम दोनों पति पत्नी के बीच में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। ये सुन वेद उसे देखने लगता है, पर उसका गुस्सा उस पेपर वेट पर कसते जा रहा था। ये देख मान बोलता है, भाई सच है पर कड़वा है, और रही बात मेरी और रूही की तो हमारे मैटर में क्या है वह हम समझ लेंगे। अगर भाई आप मुझसे ये पूछे होते हमारे बीच में प्रॉब्लम क्या है तो मैं आपको जरूर बताता, पर आपने सिर्फ रूही को सही ठहराया और मुझे गलत, बिना ये जाने की बात क्या है। ये बोल मान वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वेद, जो अपना गुस्सा कंट्रोल किया हुआ था, वह पेपर वेट को जोर से विंडो पर फेंकता है और पेपर वेट आराम से गिर जाता है। विंडो भले ही गिलास का था पर इतना मजबूत था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर दरार तो पड़ चुका था। जैसे मान का इस तरह से बात करना, वेद के अंदर कहीं ना कहीं दरार तो पड़ चुका था। तभी रेहान अपने भाई के इतने गुस्से में देखा वह डर जाता है, पर अगले ही पल वह बात को संभालते भी बोलता है, भाई हम भी जानते हैं कि मान भाई कितना प्यार करते हैं रूही से। हो सकता है कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये सुनते ही वेद उसे एक नजर घुरता है तो रेहान वहां से चला जाता है। वही मान भी कार की चाबी लिए वहां से निकल जाता है। नहीं, दूसरी तरफ कॉलेज में आयु अपने सारे गैंग के साथ एक गार्डन में बैठी एक बड़ा सा चार्ट पेपर खोले बैठी थी, और वह उन सभी को कुछ समझा रही थी। तभी धीर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये प्लान कामयाब होगा? शिप्रा धीर के सर पर टपली मारते हुए, अरे बेवकूफ, तुझे पता है तेरे सामने कौन बैठी है? द ग्रेट आयु प्रताप सिंह। इसने न जाने कितने कंपनी मैन कितनी डील पर काम की है, और यदि वह बता रही है तो जरूर ये काम करेगा। तभी निखिल बोलता है, यार हमको एक बात नहीं समझ आ रहा है, अभी तो पढ़ने खेलने खाने की उम्र है, क्यों तुम लोग बैग बर्दे की तरह अपने कंधों पर इतना काम लेकर घूमना चाहते हो? उसकी यह बात सुनते ही विष्णु भी बोलता है, हाँ बहन, मुझे भी यही बात सही लगता है। आखिर बड़ी मुश्किल से तो घर से हम लोग यहाँ भाग कर आते हैं, अब यहाँ भी काम करने लगेंगे तो फिर तो हमारे सुख और चैन के दिन गए। उसकी यह बात सुन आयु तीनों ही उन दोनों को घूरने लगते हैं। आयु बोलती है, तो मतलब तुम यहाँ पढ़ने नहीं आए हो, यहाँ पर तुम मस्ती करने आए हो? ये सुन विष्णु दांत दिखाते हुए बोलता है, वह तो सही बात है, हम तो निखिल भैया की सेवक हैं और उनके साथ यहाँ पर चले आए, नहीं तो हमको तो अपना खुद का काम जो हमारे बाप दादा करते आए हैं।
गिट्टी बालू वालों की दुकान पर बैठूंगा और माल इधर का उधर कर पैसे गिनूंगा, ये कह हंसने लगता है। तभी निखिल दांत पिसते हुए बोलता है, कर दिया ना मेरी इज्जत का कबाड़ा, जरूरी था ये सब बोलना। तभी विष्णु, ओ भैया। निखिल चुप। विष्णु की यह बातें सुनते ही आयु के दिमाग की बत्ती जलती है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह शिप्रा के कान में कुछ कहती है तो शिप्रा धीर आयु के आइडिया पर मुस्कुरा देता है। तब धीर बोलता है, इस चीज को अब हम कहीं मिलकर डिसाइड करते हैं, क्योंकि कॉलेज में ज्यादा बात तो कर नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करनी होगी और उसके बाद ही हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। आयु चार्ट पेपर को मोड़कर उसका रबड़ लगाते हुए, हाँ सही कह रहे हो, ये बोल चार्ट पेपर शिप्रा को देते हुए बोलती है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। तभी शिप्रा बोलती है, क्यों, तुम्हारा बनाया हुआ है। तभी आयु बोलती है, अगर मेरा वह शैतान पति इसको दिखेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इसे भी फाड़ दे। ये सुनते ही सभी आयु को देखने लगती है। तभी आयु हंसते हुए, अरे मेरा मतलब कि क्या सब मैं सीक्रेट करना चाहती हूँ और मैं इसे एक सरप्राइज करके उन्हें दिखाना चाहती हूँ। अब समझे सभी, हाँ ने सिर हिलाते हैं। तभी आयु निखिल की तरफ देखते हुए, और तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरा साथ दोगे, वादे से मुकरे ना तो जानते हो ना। ये सुनते ही आरू उसे घूरती है। निखिल, हाँ मेरी माँ, मैं जानता हूँ। तभी निखिल की नज़र सामने से जाती थी एक लड़की को देखने लगता है। सभी उसकी नज़रों को पीछे देखते हैं तो एक लड़की अपने हाथों में बुक लिए अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहीं जा रही थी। ये देख आयु निखिल की तरफ देखने लगती हैं, जो आशिक मजनू की तरह उसे ही देख रहा था। तभी आयु उसके कान के पास जाते हुए, असली वाली या नकली वाली। निखिल बेख्याली में, असली वाली। तभी आयु बोलती है, कब से। तभी निखिल बोलता है, तब से जब से मैंने उसे देखा है। क्या उसकी आंखें हैं जो वह अपने मोटे मोटे चश्मा के पीछे छुपा देती है। इसकी बाल रेशम की तरह जिसे वह चोटी में गूंथ कर उसे खराब कर देती है। क्या फिगर है जिसे वह अपने पूरे जैसे कपड़े में छुपा देती है, पर फिर भी क्या खूबसूरती है जो इस दिल में उतर गई। उसकी यह बात सुनते ही सभी एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं कि आवाज से निखिल होश में आता है और आयु को घूरने लगता है और बोलता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कह वह जैसे ही उठता है वैसे ही आयु झट से उठकर भागने लगती है। तभी निखिल पीछे से उसकी चोटी पकड़ता है तो आयु उसे अपनी चोटी छुड़ाकर उसके बाल बिगाड़ देती है। तभी एक टीचर की आवाज आती है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्लास नहीं देना है। ये बात सुनते ही सभी खड़े हो जाते हैं, फिर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। निखिल एक बार फिर से पीछे देखा है तो वहां पर कोई नहीं होता, तो अपने बाल में बड़े स्टाइल्स हाथ फेर चला जाता है। वही रात के समय सिंह विला। सभी सोफे पर बैठे हुए थे। सीमा और आयु मिलकर रात का डिनर तैयार कर रही थी। वही आलिया भी सोफे पर बैठी हुई दादी और सभी की बातें सुन रही थी। तभी रीमा दादी से बोलती है, माँ बुआ दादी कब आएंगी। बच्चे घर पर नहीं है, घर कितना सुना सुना लगता है। दादी बोलती है, हाँ बेटा ये तो बात है। तभी पीहू और माही दोनों अपने कमरे से बाहर निकलती है। दोनों ने ही अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी नाइट सूट पहनी थी। जैसे ही बाहर आती है वैसे ही दोनों एक दूसरे को देखकर दौड़ लगाते हैं। कोई समझ पाता इससे पहले ही पीहू जल्दी जल्दी जाकर रीमा जी के गोद में चढ़ जाती है। ये देख माही मुंह बनाते हुए, तुम हमेशा जीत जाती हो, मुझे नानी के पास बैठना था। तभी रीमागी उन दोनों को अपने पास बुलाती है और उसे अपने दूसरे गोद में बैठे हुए, ऐसी बात है तो लो अब तो आप आके नानी के पास बैठ जाओ। ये सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। तभी रूही नीचे आती है। रूही जब से कंपनी से घर पर आई थी वह अपने कमरे में ही थी। ये देख रीमा एक नजर रूही को देखते हुए बोलती है, बेटा क्या हुआ, आपका तबीयत ठीक है। रूही, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। यह बोल वह किचन में चली जाती है। भी वहां पर वेद की गाड़ी आकर रुकती है। वह जैसे ही बाहर आता है वैसे ही रीमा उससे पूछती है, वेद हमें आपसे कुछ बात करनी है। तभी वेद बोलता है, माँ अगर कुछ इम्पोर्टेंट ना हो तो बाद में बात करें। ये सुन रीमा कुछ बोल नहीं पाती है। कुछ देर बाद सभी लोग डिनर टेबल पर बैठते हैं, सभी खाने लगते हैं तो रीमा आयु को वेद को बुलाने का बोलती है और रूही से पूछती है, बेटा मान अभी तक घर नहीं आए। तभी रूही बोलती है, कहीं गया होगा माँ, मुझे क्या पता। ये कह सर नीचे किया खाने लगती है। तभी रीमा बोलती है, कहीं गया होगा क्या मतलब है, तुम्हें पता होना चाहिए। तभी रूही बोलती है, माँ जब कोई मुझे बताएगा तब तो पता चलेगा ना। तभी रूही बोलती है, क्या तुम दोनों में कोई टेंशन है। ये सुनते ही रूही झल्ला जाती है और चिल्लाकर बोलती है, मोम क्या मैं सुकून से कुछ खा भी सकती हूँ कि नहीं, या उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, आप कितनी सवाल करती हैं।
ये बोल वह खाना को वैसे छोड़कर जाने लगती है। तभी रीमा प्यार से रूही का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है बेटा है, तू खा ले, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। रूही की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है, जिसे देख रीमा समझ जाती है कि बात कुछ बड़ी है। इसीलिए उन्होंने रूही की गुस्सा होने के बाद भी उसे पर गुस्सा नहीं करती हैं। वही वेद अपने कमरे में जाकर शावर ले बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी आयु वहां पर जाती है और वेद का लैपटॉप उसके गोदी से हटाकर साइड रखते, चले खाना खा लीजिए, आपको खाना खाकर काम करने के लिए बैठना चाहिए। तभी वेद वापस लैपटॉप अपनी गोद पर रखते हुए, आयु मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, ये बोल फिर से काम करने लगता है। तभी आयु उसकी फिर से लैपटॉप बगल में रखते हुए, यह क्या बात हुई, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, भूख नहीं तो अब थोड़ा ही खा लीजिए, नहीं तो कहिए मैं खाना ऊपर लेकर आती हूँ। आए वेद, जो मान के बातों से कहीं ना कहीं आहत हुआ था, वो गुस्से में आयु का हाथ झटका देता है, जिससे आयु एक कदम पीछे हो जाती है। वेद गुस्से में आयु को देख बोलता है, आप कितनी जिद्दी है, जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, इतना ज्यादा प्रयास करने की क्या जरूरत है, काम के समय मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। ये बात सुन वह फिर से अपना लैपटॉप में काम करने लगता है। वही आयु की आंखें नम हो जाती है और वह नीचे चली जाती है। उसके जाते ही वेद अपने सर को दबाने लगता है। वही आयु अपनी आंखों में आंसू पोंछ नीचे जाती है और कुछ ही देर में वापस आ जाती है। ये देख वेद फिर से चिढ़ जाता है। तभी आयु एक प्लेट में खाना लिए वही सोफे पर बैठ जाती है और उसमें से कवर तोड़ वेद को खिलाने के लिए आगे बढ़ती है, तो वेद अपना चेहरा मोड़ लेता है। तभी आयु जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डाल देती है। ये देख वेद उसे गुस्से में बोलने को होता है। तभी आयु, आपको जब भूख लगी रहती है और आप थोड़े टेंशन में होते हैं तो आप ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं। ये बोलते हुए आयु के आंखों में आंसू आता रहता है। वेद आयु को देखते रहता है। धीरे धीरे कर आयु वेद को खाना खिला देती है। फिर आयु जाने की होती है। वेद उसका हाथ पकड़ उसे अपने गोद में बैठा लेता है और उसके सीने से लग सॉरी, यह सुनते ही आयु रोने लगती है। आयु को रोता देख वेद उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाने लगता है। तभी आयु रोते हुए बोलती है, आपको पता है आप मुझे बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपने कल भी मुझे डांटा और आज भी। आपको पता है मुझे कितना दर्द होता है। मैं जानती हूँ ये सब उम्र की देन है, आपकी बढ़ती उम्र की वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। वेद जब आयु से ये सुनता है तो उसका चेहरा ऊपर कर उसे घूरते हुए बोलता है, तुमने फिर से मुझे बुढ़ा कहा। ये सुन आयु उसके सीने पर सर रखते हुए, मुझे भूख लगी है। ये सुन वेद आंखें बंद कर बोलता है, इस लड़की की मेरे पास रहने से सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। उसी थाली से वेद खाने से खाना उठाकर आयु को खिलाने लगता है, तो आयु खाने लगती है। कुछ ही देर में खाना खिला होंठ पोंछ वेद आयु से बोलता है, तुम जाकर सो जाओ, मुझे कुछ काम है। तभी आयु जम्हाई देती हुई, मुझे नींद आ रही है और मुझसे चला भी नहीं जाएगा, प्लीज मुझे बिस्तर तक ले चलिए। उसकी यह बात सुन वेद उसे घुटने लगता है। कभी कभी आयु का बचपन कुछ अलग ही हो जाता था, पर वह चाहता था अगर वह उसे मना करेगा तभी आयु उसे जिद्दी करेगी। यह सोच वह आयु को वैसे ही उठाकर बिस्तर पर लेट जाता है, तो आयु उसकी हाथ पकड़ बोलती है, मुझे नींद आ रही है, प्लीज सुला दीजिए। ये सुन वेद गहरी सांस लेता है और आयु के बगल में लेट जाता है। तो वही आयु उसके सीने से लग एक हाथ उसके उसके बालों में रख उसके बालों में हल्की हल्की मसाज करने लगती है, जिससे वेद को अच्छा लगने लगता है और चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वही मान के कमरे में रूही न जाने कब से मान का इंतजार कर रही थी, पर मान अभी तक नहीं आया था। ना जाने क्यों रूही के मन में अलग अलग ही ख्याल आ रहा था। वह बिस्तर पर इधर उधर करवट लिए जा रही थी। तभी उसके कमरे की डोर खुलता है। रूम में अंधेरा होने से वह एक पल के लिए तो चुप रहती है, तभी उसे कुछ अजीब लगता है। सामने मान कुछ लड़खड़ा रहा था। ये देख रूही जैसे ही लाइट ऑन करती है, सामने का नजारा देख उसकी चिख निकल जाती है। वेद आयु का बाथरूम शॉवर रोमांस लव में मान को चोट लगना रूही का दर्द। अब आगे रूही जो न जाने कब से मान का इंतजार कर रही थी, पर समय बीतता जाता है, मान का कोई अता पता ही नहीं रहता। ना चाहते हुए भी रूही के मन में एक अजीब अजीब सा ख्याल आने लगता है। तभी उसे अपने रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। पहले तो वह चुप रहती है, पर अगले पल जैसे ही उसे कुछ लड़खाने की आवाज आती है, वह लाइट्स ऑन करती है तो मान को देख उसकी चीख निकल जाती है। मान जिसने व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहना हुआ था, पर मान के व्हाइट पर हल्के हल्के खून से रंगे थे। ये देखा रूही डर जाती है और हड़बड़ा का उठती हुई वह मान के पास जाती है।
वह मान को जैसे ही पकड़ती है मान लड़खड़ाने लगता है तो रूही उसे सोफे पर बैठाती है। माँ की आंखें नीचे झुकी हुई थी। रूही रोते हुए मान का चेहरा हाथ में लेते हुए बोलती है, क्या हुआ है आपको, ये खून कैसा है? पर मान कुछ भी नहीं बोलता, उसकी आंखें इस समय लाल थी। जो ये दिखा रही थी वो काफी ज्यादा शराब पिया हुआ था। रूही इस बहुत कुछ पूछती है पर मान कोई जवाब नहीं देता। तभी अगले ही पल रूही तुरंत उसे शर्ट के बटन खोलने लगती है। तो मान रूही को देखने लगता है। पर रूही रोते हुए उसके शर्ट को खोल जैसे ही देखती है तो उसकी दर्द से सिसकी निकल जाती है। जैसे चोट मान को न लगकर उसी को लगा हो। मान के पूरे बॉडी पर गहरी गहरी चोटें लगी थी। जैसे उसे किसी ने मारा है। ऐसे चोट देख रूही अपने मुंह पर अपने हाथ रख देती है और वह रोते हुए मान से पूछती है, मान आपको यह चोट कैसी लगी? प्लीज बताइए ना, आपको दर्द हो रहा होगा ना? ये बोल वह इधर उधर देखने लगती है। और आप अभी तक डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। ये बोल अपना फोन ढूंढने लगते हैं। तभी उसे अपना फोन बेड पर दिखता है। वह जाने की होती है तभी मान उसका हाथ पकड़ लेता है। रूही आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगती है तो मान उसे एक नजर देखता है। जैस उसके देखने का मतलब रूही अच्छे से समझ गई थी कि मान नहीं चाहता कोई डॉक्टर आए। रूही अपना हाथ छुड़ाती है, ड्रॉ से मेडिकल बॉक्स निकलती है और कॉटन निकाल एंटीसेप्टिक लगा उसे फूंक मार उसके घाव को साफ करने लगती है। मान के मुंह से एक चीख भी नहीं निकलती पर रूही के मुंह से कॉटन चोट पर लगाते हुए उसके मुंह से सिसकी ही निकलती रहती है। बड़ी मुश्किल से वह घाव को पोंछ उस पर मरहम लगाती है। वह मान को उठाकर बेड पर बैठाती है और उसका चेहरा अपने हाथों में रखते हुए, आपको क्या हुआ है मान? एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। पर मान कुछ नहीं बोलता। वह पेट के बल लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। न जाने उसे क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता पर रूही का दिल घबराए हुए जा रहा था। पर वो कुछ नहीं बोलता। रूही भी उसके बगल में जाकर लेट जाती है। अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगती है। न जाने किस पहेर उसे नींद आती है। अगली सुबह आयु की जब नींद खुलती है तो वह खुद को वेद की बाहों में पाती है। वह नजरें उठाकर वेद को देखते हैं जिसके चेहरे पर उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, जिससे वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आयु की नजर उसके चेहरे पर जाती है। परफेक्ट नाक, एक परफेक्ट होठ, गोरा बेदाग चेहरा। फिर उसके बॉडी को देखने लगती है। ये देख उसका गला सूखने लगता है। तभी आयु उठने की होती है कि कुछ सोच वेद की गालों पर किसकर उठकर वह वॉशरूम चली जाती है। वेद के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद वेद जैसे ही उठता है वह चारों तरफ देखता है तो आयु नहीं होती। वह उठकर वॉशरूम जाता है। वॉशरूम का गेट खुला था जिस वजह से ही वह अंदर जाता है। अंदर का नजारा देख शाकड़ हो जाता है। अंदर आयु सांवर के नीचे खड़ी थी। उसके बॉडी पर कुछ इनरवियर ही थे। आयु की इतनी परफेक्ट फिगर देख वेद की सांस भारी होने लगती है। किसी को अंदर आता देख वह हड़बड़ा जाती है और एक टॉवल खींच खुद को कवर कर लेती है। पर वेद अपने कदम आयु की तरफ बढ़ा देता है। वह आयु के पास जाकर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। दोनों के ऊपर ही पानी की बौछार आ गिर रही थी। दोनों की ही शरीर को अट्रैक्टिव बना रही थी। तभी आयु वहां से जाने की होती है कि वेद उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। आयु सावर के नीचे खड़े होने से अब आयु पूरी तरह से तौलिया भी भीग गया था। वेद बिना कुछ कहे आयु के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। उसके ऐसा करने से आयु चिहुक उठ जाती है पर धीरे धीरे ही उनकी किस गहरी होती जाती है। वेद उसे दीवार किस करते हुए उसके बॉडी से खींचकर तौलिया नीचे गिरा देता है। ऐसा होते ही आयु पूरी तरह से वेद से चिपकने लगती है। तो वेद उसे दीवार से सटा देता है और उसके हाथों को अपने हाथ से उसके गर्दन को किस करने लगता है। आयु को कुछ समझ नहीं आता वह ऐसी सिचुएशन में क्या करें। बड़ी मुश्किल से वह खुद को छुड़ा वेद से दूर कर उसे देखते हुए बोलती है, सर। वह इतना ही कह पाती है कि वेद उसके होठों को उंगली रख देता है और उसके कानों के पास जाकर बोलता है, आई वॉन्ट टू राइट नाउ। ये सुनते ही आयु के शरीर में सनसनी में फैल जाती है। वेद उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बाथटब में आयु को लेकर बैठ जाता है और उसे अपने पास खींच उसे फिर से किस करने लगता है। फिर धीरे धीरे एक हाथ में साबुन लगा वह आयु के पूरे बॉडी पर हाथ फिराने लगता है। वेद का इस तरह से प्यार करना आयु के लिए नया था।
उसे बहुत अजीब लग रहा था। धीरे धीरे वेद उसको पूरे बॉडी पर साबुन लगा देता है। फिर वह जैसे ही वो उसके बच्चे कपड़े को निकालने जाता है, आयु ना में सिर हिलाती है तो वेद उसकी आंखों में देखते हुए बड़े सेडिक्टिव टोन में, ये पहली बार तो नहीं है। ये सुनते ही आयु अपनी नजर नीचे कर देती है तो वेद उसके बचे कपड़ों को भी निकाल देता है और खुद के कपड़े रिमूव कर आयु को बाथटब में ही प्यार करने लगता है। फिर आयु के कान के पास जाते हुए, यह मेरा फर्स्ट टाइम है बाथटब में, लेट्स एंजॉय, ये बोल उसके कान का एयर लोब काट लेता है, जिससे आयु के पूरे बॉडी में सिहरन से दौड़ जाती है। ये सुनते ही आयु शर्मा कर वेद के सीने में छुप जाती है। वेद अपने हाथ शॉवर नल लिए उसके पूरे बॉडी पर गिराने लगता है, धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को छूने लगता है। आयु की मुंह से अब मादक आवाज निकलने लगता है। तभी अचानक आयु अपनी आंखें मींच लेती है। वेद उसके अंदर इंटर करता है और आयु को पैसे नेट लवमैक करने लगता है। इससे आयु को थोड़ा दर्द भी होता है, पर वो उसे पर उस प्यार में उसके साथ घुल रही थी। लगभग 1.5 घंटे बाद वेद फिर से आयु को नहलाकर उसे बाथटब में लपेट ले जाकर बेड पर लिटा देता है। आयु अपनी आंखें बंद कर लेट जाती है और सो जाती है। वही वेद क्लोजेस्ट रूम में जाकर खुद से कपड़े चेंज करता है और एक नजर आयु को देखता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह तैयार होकर वहां से चला जाता है। तभी सामने से आलिया आ रही थी। आलिया को देख वेद बोलता है, उसे डिस्टर्ब मत करना, ये बोल वह चला जाता है। आलिया मुंह बनाते हुए, भला मैं क्यों डिस्टर्ब करने लगी, ऐसा भी क्या हो गया। तभी कुछ सोच उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ जाती है तो मैडम सुबह सुबह ही लग गई, यह कह वह वहां से हंसते हुए नीचे चली जाती है। वही रूही के कमरे में जब रूही उठी थी तब मान वहां नहीं था। ये देख रूही को हैरानी होती है, उसे पिछली रात मान की हालात याद आता है तो उसे तकलीफ होती है। फिर वह नीचे जाती है। आयु आज नहीं उठी थी तो वह बच्चों को तैयार करने चली जाती है। तभी सीमा नीचे थोड़ी परेशान दिख रही थी तो दादी बोलती है, क्या हुआ सीमा बहू, क्यों इतनी परेशान हो। तभी सीमा बोलती है, माँ साहिल और तेज को मैं न जाने कब से फोन कर रही हूँ पर ये दोनों कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। यह बात सुन दादी बोलती है, बेटा आपको अच्छे से पता है कि मीटिंग होने की वजह से हो सकता है कॉल ना रिसीव कर रहे हो। तभी सीमा बोलती है, पर माँ आप नहीं समझ रहे हैं, हमेशा तेज और साहिल चाहे जितने भी बिजी रहते थे, भले ही कॉल नहीं रिसीव करते थे पर मैसेज का जवाब जरूर दे देते थे ताकि मैं परेशान ना हो। अब 2 दिन हो गए हैं। सीमा के बात सुन सभी थोड़े चिंतित होते हैं। वही कॉलेज में सभी परेशान से थे क्योंकि आज आयु वहां पर नहीं आई हुई थी। ये देख शिप्रा बोलती है, इसे क्या हो गया, ना कॉल उठा रही है, नहीं इसके आने का कोई रास्ता दिख रहा है, हमें लगता है महारानी आज छुट्टी पर है। ये कह वह बोलती ही है तभी वहां पर आयु पहुंचती है। आयु को देख निखिल बोलता है, को नाम लिया शैतान हाजी। रस सभी उसे देखते हैं तो आयु आ रही थे। आयु का चेहरा देख शिप्रा उसे ऊपर से नीचे देखते हुए, पे क्या हुआ, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तू सोई नहीं है और किसी ने जबरदस्ती स्कूल भेज दिया हो। यह सुनते आयु बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी वहां से चले जाते हैं। तभी धीर की नजर आयु के गर्दन पर जाती है जिसे देखकर उसकी आंखें कुछला घी हो जाती है, पर वह चुपचाप चला जाता है। तभी शिप्रा की भी नजर आयु के गर्दन पर चली जाती है तो वह चलते हुए ही आयु को कंधे से कंधा मारकर बोलती है, वाह मैडम लव सब में बिजी थी। ये सुनते ही आयु हड़बड़ाते हुए उसे देखते हैं तो शिप्रा अपने मोबाइल से उसकी गर्दन का फोटो खींचकर आयु को दिखा देती है। ये देख आयु हड़बड़ कर दुपट्टे से खुद को ढकने लगती है। ये देख शिप्रा हंसने लगती है। तभी आयु बोलती है, उड़ा लो मजाक, जब मेरा समय आएगा तब मैं तुम्हें बोलेगी। शिप्रा मायूस होकर, अरे मैं तो चाहती हूँ मुझे एक नहीं हजारों लव बाइट मिले, पर लव बाइट देने वाला भी तो यहाँ होना चाहिए। ये सुनते ही आयु मुस्कुरा देती है और उसे शिप्रा की आंखों में एक तकलीफ दिखती है। वह शिप्रा के कंधे दबा देती है तो शिप्रा मुंह बनकर इट्स ओके सब ठीक है ये बोल उसके साथ चली जाती है। तीसरे के आने से हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा, तीज व्रत। अब आगे वेद के ऑफिस में वेद बैठे इस समय काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है। वेद ऊपर नहीं देखता है तभी दरवाजा खोलकर उसके सामने मान खड़ा हो जाता है। वह अभी भी अपनी नजरें ऊपर नहीं करता तो मान बोलता है, भाई मुझे आपसे कुछ बात करना है। ये सुन वेद जिसके हाथ लैपटॉप पर चल रहे थे रुक जाते हैं। वह सामने मान को देखते हुए बोलता है, मैं यहाँ किसी का भाई नहीं सिर्फ बॉस हूँ, तो कंपनी से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो बोलो।
तभी मान उसे घूरते हुए, अगर आप यहाँ पर किसी के भाई नहीं है तो कल आपने मेरी और रूही के बीच में क्यों बोला, क्योंकि एक बॉस किसी की पर्सनल लाइफ में तो नहीं बात करता। ये सुनते ही वेद उसे घूरने लगता है और बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। ये सुनते ही मान बोलता है, मुझे आपसे कल इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए था। तभी वेद अपनी चेयर पर टिकते हुए, यानी कि तुम गलत हो मान, बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी सही हूँ, बस आपसे मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए था। ये सुनते ही वेद के आईब्रो ऊपर हो जाती हैं और वो उसे घूरते हुए बोलता है, गेट आउट। मान हूँ, क्या कहा आपने? वेद उसे घूरते हुए, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया, आई सेड गेट आउट। मान वेद को देखते हुए वहां से निकल जाता है। वेद एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, सारे के सारे निठल्ले मेरे ही मत्थे पर चढ़े हैं। ये बोल अपना काम करने लगता है। वेद के केबिन से निकलने पर लिफ्ट से जैसे ही वह नीचे आता है, वैसे ही उसकी टक्कर वर्षा से हो जाती है। तभी वर्षा अपने माथे को सहलाने लगती है। तभी मान आगे बढ़ते हुए, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? वर्षा मुस्कुराते हुए, नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा। तभी पीछे से वर्षा बोलती है, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। मान उसकी तरफ देखता है तो वर्षा बोलती है, सर क्या मेरी वजह से रूही में नाराज हैं? सर आई एम सॉरी, अगर मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई कड़वाहट हो तो सर मैं सच बता रही हूँ सर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो इसके आगे कुछ बोल पाती कि मान थोड़ी ऊंची आवाज में, मिस वर्षा, हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि किसी तीसरे के आने पर वह टूट जाए। रिश्ते में हर किसी में उच्च नीच होती रहती है, जरूरी तो नहीं उसके वजह से हमारा रिश्ता टूट जाए, इसलिए आप बेफिक्र रहें। ये कह वह चला जाता है। मान चला जाता है और वर्षा उसे देखते रह जाती है। तभी कोई उसके कंधे पर कोई हाथ रख बोलता है, बहुत टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से यह सभी हाथ नहीं आने वाले। वर्षा उस लड़की की तरफ देखते हुए, एक्सक्यूज मी, यह आप क्या कह रही हैं? तभी वह लड़की, जो कोई और नहीं शैली थी, जिसके आंखों पर चश्मा, पिंक कलर का सूट पहने, जो शक्ल से बड़ी ही मासूम लग रही थी, पर उसकी बातें ऐसी कि वर्षा हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी शैली उसके चेहरे के हाव भाव देखते हुए, अरे यार, मेरे कहने का मतलब सर, सभी अपने अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा प्योर हैं। इतनी आसान नहीं है कि वह किसी और के चक्कर में पड़ जाए, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, मैं अभी तुम्हारी और मान सर की बात सुनी। ये सुन वर्षा एक गहरी सांस लेकर, थैंक यू शैली, नहीं तो न जाने मेरे मन में क्या क्या चल रहा था। वह चली जाती है। वही शैली उसके जाते ही उसे देख बोलती है, मुझे अपना काम जल्द से जल्द शुरू करना होगा। ये बोल वह चली जाती है। वही शाम का वक्त, निरुपमा भी अब तक घर आ चुकी थी। वह अपने मीटिंग के बाद डायरेक्ट सिंह विला ही आई हुई थी। निम्मी और मयंक और रुद्र, जो बुआ दादी के साथ उनके आश्रम गए हुए थे, क्योंकि बुआ दादी ज्यादातर आश्रम में ही रहती थी, तो उन्हें अपने गुरु का आशीर्वाद भी दिलाना था, और कुछ दिन तक पूजा दादी के जिद की वजह से वह सभी वहां रुके थे। वही रीमा जी सीमा से कहती है, तुमने सारी तैयारी कर ली कि नहीं? तीज व्रत है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, घर में नई बहू का ये पहला तीज का व्रत है। तभी सीमा बोलती है, हाँ दीदी, मैंने सब तैयारी कर ली है। तभी दादी बोलती है, सीमा तुम मीनू बहू को याद दिला देना। सीमा बोलती है, हाँ माँ, मैं उससे कह दिया है और उसे याद भी है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तभी वहां पर आयु कॉलेज से आती है। आयु को आया देख रीमा बोलती है, आयु बेटा, आप फ्रेश होकर आओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आयु हाँ, मैं सिर हिला अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ देर में वह फ्रेश होकर बाहर आती है, तब तक आलिया भी वहां पर आ चुकी थी। तभी रीमा बोलती हैं, बेटा आपको पता है ना कि कल तीज का व्रत है? ये सुनते ही आयु हाँ में सिर हिलाती है। तभी सीमा बोलती है, और यह आपका पहला व्रत है, मैं चाहती हूँ बेटा कि आप यह व्रत रखो। जानती हूँ पहली बार है, वह इतना ही कह पाती है कि आयु उनसे कहती है, माँ यह मेरी पहली व्रत नहीं है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो आयु सिर नीचे किए हुए बोलती है, यह मेरी छठवीं व्रत है। ये सुनते ही सभी उसे देखने लगते हैं, तो रीमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, तो उसके चेहरे के ऊपर करते हुए, क्या आप वेद के लिए व्रत पहले भी रखती थी? आयु हाँ में सिर हिलाती है, तो रीमा उसके माथे को चूम लेती है। तभी आलिया मुंह बनाते हुए, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, जब देखो तब सब कोई इसी से बात करता है, अरे यार मैं भी हूँ, मुझे भी व्रत करने के लिए कोई कहे। तभी रीमा बोलती है, बेटा आप भी व्रत रह सकते हो, पर आपके पेट से हो, और इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, खड़ा व्रत आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तभी आलिया जिद करते हुए, नहीं माँ, मुझे भी रहना है। तभी रेहान वहां पर आते हुए, तुम कोई व्रत रख नहीं रखोगे?
सभी रेहान को देखते हैं तो रेहान बोलता है, इस बार तुम्हारा व्रत मैं रखूंगा। आलिया उसकी दूर से ही नजर उतारते हुए है, मेरा सोना पति तुम तो कितने अच्छे हो, पर अफसोस यह व्रत लड़कियां रखती हैं और मैं ही रहूंगी, बोल वह मुंह बना लेती है। तभी रीमा कहती है, नहीं बेटा, जब किसी परेशानी की वजह से घर के लेडीज की व्रत नहीं रख पाती तो उनके पति उनके रख सकते हैं। या सुन आलिया कुछ और बोलने वाली होती है कि सभी उसे चुप कर देते हैं। तभी रेहान बोलता है, तुम्हें मेरे बच्चे की चिंता हो ना हो पर मुझे है, और मैं नहीं चाहता कि उसे भूख लगे और उसे तुम कुछ ना दो। उसकी इतनी केयर भरी बात सुन सभी मुस्कुराने लगते हैं। रात लगभग हो चुकी थी। सभी अपने ऑफिस से घर पर आ चुके थे। वेद भी अपने कमरे से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है। वही सीमा थोड़ी उदास थी। तभी डोर बेल बजती है तो सीमा जाकर डोर खोलती है। डोर खोलते ही सामने उसे साहिल और तेज दिखते हैं जो थोड़े थके हारे थे। तेज को देखते ही सीमा उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। उसके ऐसा करते ही सभी खड़े हो जाते हैं। तेज को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि यह हुआ क्या। तेज पूछता है, क्या हुआ सीमा, तुम रो क्यों रही हो। सीमा फिर भी कुछ नहीं बोलती। तभी आयु जाकर सीमा को पीछे से पकड़ती है तो सीमा अपना सर निकलती है। भी रीमा बोलती है, आपने इतने दिन से कॉल नहीं उठाया था इसीलिए उसकी गंगा जमुना बह रही है। ये सुनते ही तेज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके आंसू पोंछते हुए, आप भी ना सीमा, मुझे ना एकदम से परेशान कर देती हैं। उन दोनों की इतनी मिलाप देख साहिल बोलता है, माँ मैं भी आप ही का बेटा हूँ और इतने दिन से मैं भी गया था तो थोड़ा मेरे लिए भी रो लो कि पति ही सब कुछ है आपके लिए। सुनते ही सीमा की नज़र साहिल बजती है और उनके आंखों से आंसू हो जाता है, पर उसकी बात सुन उसके सिर पर चपत लगा देती है। ये देख साहिल उनके गले लग जाता है। सभी मुस्कुराने लगते हैं। वही मान माही को और पीहू को दोनों को अपनी गोदी में उठाकर वहां लाता है। पीहू नीचे उतरती है और जाकर वेद की गोदी में चढ़कर बैठ जाती है। वही वेद उसे अच्छे से अपने गोद में एडजस्ट कर लेता है। तो वही मान माही को लेकर बैठता है। रूही एक टक मान को देख रही थी, पर मान इग्नोर कर रहा था। या सभी घर वाले अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे। तभीस भी खाना परोसते हैं और सभी खाने लगते हैं। तभी पीहू बोलती है, पापा हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है और उसमें आप लोगों को भी आना है। वही बात माही भी कहती है। भी वेद बोलता है, ओके, या बोल उसे फोग में सलाद लगाकर उसके मुंह में खिला देता है। ये देख आयु बोलती है, बाप बेटी बिल्कुल घास खाने वाले। वही माही खुश होकर बोलती है, आपको पता है आज हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई है और पता है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। भी मान बोलता है, अच्छा तो मुझे भी अपना ब्यूटीफुल मैं से मिलना कर जाना। एल माही खुश होते हुए, ओके पापा। इस या बात सुन सभी उसे घूरने लगते हैं तो मान हिचकते, अरे मेरे कहने का मतलब कि ऐसी कौन सी महंगाई है जो मेरी बच्ची इतनी खुश है, बस इतनी सी ही बात है, कोई कुछ नहीं बोलता। वही रूही उदास होकर अपना खाना खा रही थी। सभी लोग डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आयु और सीमा दोनों ही किचन में काम करने के लिए चली जाती है। तभी निरुपमा बोलती है, मैं भी आप दोनों की कुछ हेल्प करूँ। सुन आयु मुस्कुराते हुए, आप ही बातें ध्यान में रख सकती हैं। ये सुनते ही निरुपमा सारे बर्तन को कपड़े से पूछ स्टैंड में रखने लगती है। कुछ देर बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वही वेद अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था और मोबाइल चला रहा था और पीहू को सुला उसके कमरे में आता है तो देखा है अभी भी आयु नहीं आई हुई थी। ये देख उसका वेट करने लगता है। तभी आयु रूम में आती है। वो मिरर के सामने जाकर चेयर पर बैठ जाती है और अपने हाथ और गर्दन पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने लगती है। वेद की नजर आयु पर ही जाती है। तभी आयु उठती है और अपने कॉलेज बैग ला बेड पर बैठ जाती है। ये देख वेद की आंखें छोटी हो जाती है। वह उसे देखते हुए, ये सब क्या है। आयु एक बुक निकाल उसे देते हुए, आप मुझे इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग को पढ़ा दीजिए, कल मेरा वो खड़ूस टीचर बहुत कुछ पूछने वाला है। ये कह वेद की गोद में सर रख लेती है। ये देख वेद आंखें छोटी करके, मिसेज सिंह ये हमारे सोने का समय है, आपको नहीं लगता कि हमें अब आराम करना चाहिए। तभी आयु बेफिक्रे से, अभी मैं बहुत यंग हूँ और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। वेद उसे घूरते हुए मन में बोलता है, ये फिर से मुझे इनडायरेक्ट बुढ़ा कह रही है। तभी आयु उसे जिद करते हुए बोलती है तो वेद उस बुक को लगभग 2 मिनट तक कुछ उलट पलट कर देखता है। उसके बाद वह आयु को समझाने लगता है। 5 मिनट भी नहीं बीतता उसे आयु की आंखें बंद दिखती है जो वह गहरी नींद में सो चुकी थी। ये देख वेद एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराता है और आयु को अच्छे से बेड पर सुला देता है और फिर बुक रख वह भी आयु के बगल में लेट जाता है। 205 एनिका वेद की तरफ अट्रैक्ट। तीज रूही मान की दूरी से परेशान फैमिली। अगली सुबह, आज तीज का दिन था। आरू सुबह उठकर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने आज ग्रीन रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो कि सिल्क की थी।
वो अपने बालों में पिनअप कर अपने होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाती है। तभी वहां पर वेद भी बाथरूम से बाहर आता है। आयु को देखता ही रह जाता है और जाकर आयु के कमर में हाथ डालते हुए, क्या बात है मैसेज सिंह, आज तो आप कहर ढा रहे हैं। ये सुनते ही आयु मुस्कुराते हुए, मिस्टर सिंह अपना ये रोमांस बाद में करिए क्योंकि मुझे पूजा के लिए लेट हो रहा है। ये सुनते ही वेद उसे और कसकर पकड़ते हुए बोलता है, आप इतनी ही ज्यादा सुंदर लगेगी तो मेरा तो ना आपको कहीं जाने देने का मन करेगा नहीं खुद को जाने देने का मन करेगा। ये सुन आयु के चेहरे पर शर्म सी लाली आ जाती है। तभी अलिया वहां पर आते हुए वेद से बोलती है, भैया कम से कम आज तो मेरी बहन को छोड़ दो। आफ्टर ऑल आज उसका व्रत है। ये सुनते ही वेद आलिया को घूर कर देखता है और चुपचाप वह वॉशरूम चला जाता है। ये देख आलिया को हंसी आ जाती है। वही आयु आलिया को चपत लगाते हुए, कुछ ज्यादा ही तू नहीं बोलने लगी है। तभी आलिया कहती है, क्या करूं एकदम घर पर बोर हो जाती हूं तो सोचती हूं थोड़ी बहुत किसी से बात ही कर लूं। वो दोनों नीचे चली जाती हैं और आयु आलिया को डांटती रहती है, तुमको सीढ़ी से मना किया गया चढ़ने के लिए तो क्यों आती हो। तभी आलिया कहती है, यार मैं आराम से चढ़ के आई हूँ। धीरे धीरे आलिया को लेकर आयु नीचे जाती है। तभी रूही भी रूम से तैयार होकर बाहर आ जाती है। रूही और आयु जाकर दोनों ही मंदिर के सामने बैठकर पूजा करते हैं। धीरे धीरे सभी लोग नीचे आ जाते हैं। तभी मान भी पीहू को और माही को लेकर आता है। ये देख रीमा के चेहरे पर कुछ टेंशन की लकीरें खींच जाती है। वह पूजा करती है, उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट पर बैठते हैं। तभी रूही को रीमा अपने कमरे में बुलाती है। रूही उनके पास जाती है तो रीमा उसे अपने पास बैठाती हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछती हैं, बेटा आपकी और मान के बीच में कुछ प्रॉब्लम है क्या या। सुनते ही रूही के अंदर दर्द से तकलीफ आ जाती है। तभी रीमा बोलती है, बेटा आप एक बात हमेशा याद रखना, भले ही बेटियों की शादी हो जाती है पर इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी परेशानी में रहो और आप उसे मुझे शेयर ना करो। आप हमारी प्रिंसेस है, आपको पता है ना। रूही नम आंखों से हाँ मैं सिर हिलाती है और अपनी माँ के हाथ पकड़ बोलती है, माँ आपकी बेटी बड़ी हो गई है और यदि मेरे और मान के बीच में कुछ प्रॉब्लम है भी तो मैं उसे अपने तक सीमित रहकर कोशिश करूंगी ठीक करने का, पर यदि मुझसे ना संभला तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। यह सुन रीमा उसके माथे को चूम बोलती है, हमें गर्व है आप पर बेटा। वही आयु जो रीमा जी के पास आ रही थी वो रूही और रीमा की बातें सुनती है, उसे सब कुछ अजीब लगता है। फिर वह वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है जहां पर वेद बिजनेस सूट पहनकर तैयार हो रहा था। तभी आयु वेद के पास जाते हुए, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुन वेद उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ में टाई थमा देता है तो आयु वेद को बैठने का इशारा करती है और खड़ी होकर उसकी गली में टाई बांधने लगती है। दोनों इस समय काफी नजदीक थे। वेद एक टक आयु को निहार रहा था। तभी आयु बोलती है, हो गया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वह अपनी टाई को एडजस्ट कर खड़ा होते हुए, हाँ बोलो आयु, रूही और मान के बीच में कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको पता है। ये सुनते ही वेद एक नजर आयु को देखता है, फिर एक गहरी सांस लेकर बोलता है, यदि कोई प्रॉब्लम है भी तो जिस दिन मुझे लगा कि मुझे वह प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए उसे दिन जरूर करूंगा। ये सुन आयु बोलती है, पर आपको मान भाई से बात करना चाहिए। वेदायु की तरफ मिलते हुए, तुम टेंशन मत लो मैं बात करूंगा। आयु हाँ मैं सर हिलाती है। भी वेद इधर उधर नजरें घुमाता है तो आयु ड्रॉ से उसका वॉलेट उसके हाथ में रख देती है। ये देख वेद मुस्कुराता है और झुककर आयु के गाल पर किसकर वहां से चला जाता है। तभी आयु को कुछ याद आता है और वह दौड़ते भी बोलती है, पर आप नाश्ता तो कर लीजिए। तभी वेद, अर्जेंट मीटिंग है मैं जा रहा हूँ, ये बोल वह निकलने लगता है। तभी निरुपमा भी वहां पर आते हुए वेद को भी चलने का बोलती है। तभी रीमा बोलते हैं, नहीं तुम व्रत हो ना। तभी निरुपमा कहती है, मासी या नॉर्मल सी व्रत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसे भी काफी समय तक बिना खाए रह जाती हूँ। रीमा कुछ कह नहीं पाती और सभी लोग चले जाते हैं। वही प्लाजा होटल में एक बड़े से हाल नुमा कमरे में कुछ फॉरेनर बैठे हुए थे तो कुछ इंडियन। तो वहीं पर बहुत सारे और लोग भी बिजनेसमैन वुमेन में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक लड़की जो कि फॉरेनर थी पर फिर भी वह अच्छी खासी हिंदी बोल लेती थी, वह अपने बगल में बैठे हैं अपने बड़े भाई से बोलती है, बिग ब्रो आपको नहीं लगता कि जिसे टाइम की वैल्यू ना हो वह हमारे काम को क्या करेगा। तभी वहां पर बैठा हुआ राजवीर सिसोदिया बोलता है, जी बिल्कुल सही कहा आपने एलिना। ये सुनते ही एलिना उसे घूरते हुए, कॉल मी एनी। यह सुन राजवीर फीकी मुस्कुराहट के साथ, सॉरी सॉरी एनी, मेरा मतलब जो टाइम की वैल्यू ना हो वह सच में क्या ही प्रोजेक्ट को टाइम पर करेगा।
तभी उसका भाई जो किसी से बात कर रहा था वह सामने देखते हुए बोलता है, We have heard a lot about Mr. Singh. He is one of the top businessmen here. I have also heard his name in foreign countries. This project of ours is going to be very big and I do not want any kind of mistake. I am good definitely like to take the idea of Mr. Singh. Also in anywhere there is still 1 minute left in time. हमने मिस्टर सिंह के बारे में बहुत कुछ सुना है. वो यहाँ के टॉप बिजनेसमैन में से एक है. मैं विदेश कंट्री में भी उनके नाम को सुना है. हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है और मैं किसी भी प्रकार का कोई चूक नहीं चाहता. मैं एक बार मिस्टर सिंह के भी आइडिया को लेना जरूर चाहूंगा और वैसे भी अभी टाइम में 1 मिनट बचा है. तभी वहां का डोर खुलता है. सभी सामने देखते हैं तो वहां से 2 बॉडीगार्ड आकर एक साइड खड़े हो जाते हैं और उन सभी के बीच से व्हाइट शर्ट और ग्रे पैंट पहने, आंखों पर व्हाइट फ्रेम, पतला चश्मा, बालों को अच्छे से सेट किए हुए, अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए वहां पर वेद कदम रखता है. सभी की नज़र वेद पर ही जाती है. वहां पर कई फीमेल क्लाइंट्स तो कई जेंट्स क्लाइंट्स भी थे. सभी की नज़र वेद पर ही थी. आखिर वेद की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी. तभी उसके पीछे से निरुपमा भी वहां पर आती है. तभी एनी भी अपनी नजरें उठाकर वेद को देखती है कि आखिर ऐसा कौन है जिसका इंतजार उसका भाई जिस समय की वैल्यू होती है वह कर रहा है. वह जैसे सामने देखती है तो वह एक टक देखते ही रह जाती है. वह अपनी एक बार भी पलके नहीं गिरा. वही वेद के आते ही सामने एनी का बड़ा भाई निक जॉन. दोनों ही हाथ मिलाते हैं. निक, हेलो मिस्टर सिंह. वेद, हेलो मिस्टर जॉन. उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा. यह सुनते ही निक मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल नहीं, और यदि हमें इंतजार करना भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. यह कर बैठ जाता है. वहां पर कई सारे बिजनेसमैन आए हुए थे और वेद और निक को इस तरह से आपस में इतनी फ्रेंडली बात करता देख सभी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी. तभी निक अपने असिस्टेंट से सैम से बोलता है, सैम प्रोजेक्ट को सभी लोगों को बताओ. मिस्टर सैम जाकर स्टेज पर खड़ा होते हैं और वहां से सभी लोगों को प्रोजेक्ट बताने लगते हैं. ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े कॉफी शॉप का था. निक जॉन का विदेश में कई ब्रांड की बड़ी बड़ी कॉफी कंपनी थी और कई जगह उसका होटल था और वह काफी नामी इंसान था. और वह इंडिया में अपनी एक कंपनी खोलना चाहता था. इसलिए उसने अपनी इच्छा को हर बिजनेसमैन के सामने रखता है, क्योंकि उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रोजेक्ट लिए ऐसा प्रेजेंटेशन चाहिए ताकि वह प्रोजेक्ट उन्हें दे सके. ये काफी बड़ी प्रोजेक्ट थी जिसे करने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे. पर इन सभी के बीच मैनाने की नजर सिर्फ वेद पर टिकी हुई थी. वह वेद को ऊपर से नीचे निहारने में ही लगी हुई थी. तभी वह अपने भाई को देखती है और फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है. तीज व्रत एनी का वेद से अट्रैक्ट होना आयु का आइडिया. अब आगे. वेद मीटिंग रूम में अब तक आ चुका था. इस समय मीटिंग हॉल में कम से कम 10 से 15 लोग थे. सामने निक का असिस्टेंट सैम उन्हें सब कुछ समझ रहा था. सामने प्रोजेक्टर टीवी पर सभी की नजरें टिकी थी. वही बीच बीच में सभी एक दूसरे को कुछ कह रहे थे और सामने समझने की कोशिश कर रहे थे. सामने बड़ी सी लेड पर एक डिजाइन्स को दिखाया जा रहा था. निक दिल्ली और मुंबई के एक ऐसी जगह पर वह अपनी इस प्रोजेक्ट को करना चाहता था. निक की बहुत ज्यादा हाई लेवल तक की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वह कहीं छोटा मोटा आदमी नहीं था. उसकी कंपनी बड़ी होने के साथ साथ उसके कॉफी के ब्रांड भी काफी बड़ी थी और वह उस ब्रांड को यहाँ पर भी पॉपुलर करना चाहता था, क्योंकि इंडिया में भी चाय के साथ साथ कॉफी के कम शौकीन लोग नहीं थे. डिजाइन से लेकर हर चीज से सब कुछ परफेक्ट चाहिए था और सभी उस प्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसी के आधार पर उन सभी को अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था. लगभग आधा 1 घंटे के स्पीच के बाद सैम एक गहरी सांस लेते हैं और वही टेबल पर रखे पानी को पी लेता है और फिर अपने बॉस की तरफ देखता है तो निक अपना सर हाँ में हिला देते हैं, जिससे उसे संतुष्टि मिलता है कि उसके बॉस उसके काम से संतुष्ट है. कुछ देर में लाइट्स ऑन होता है. वही निक अपनी बहन की तरफ घूमता है तो उसे कहीं खोया देख उसके हाथों पर हाथ थपथपाता है. निक, क्या हुआ? एनी कहाँ खोई हो? एनी अपने होश में आती है. इस रूम में जब तक प्रेजेंटेशन चल रही थी तब तक एनी की नज़र वेद पर ही टिकी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार था जो उस पर किसी ने अपनी नजरें नहीं रखा था. हर कोई उसे एक नज़र जरूर देखता. आफ्टर ऑल वो काफी खूबसूरत थी. 5 फीट ल बाल घुंघराले कंधे तक आते हुए, गोरी स्क्रीन आंखें हल्की ब्लू, किसी बाबी डॉल से कम नहीं लग रही थी. और वेद का उसे एक बार भी ना देखना अट्रैक्शन का कारण बन चुका था.
मीटिंग हो जाने के बाद निक जॉन सभी को देख बोलता है, हेलो। सभी उसी की तरफ देखते हैं तो निक बोलता है, मैं चाहता हूँ 15 दिन का आप लोगों के पास टाइम है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे ताकि मैं अपनी इस कंपनी की डील को उसको दूं जो मुझे इस डील के लिए परफेक्ट लगेगा। सभी हमें सिर हिलाते हैं और उठकर एक एक कर बाहर चले जाते हैं। तभी वेद उठता है तो निक बोलता है, मिस्टर सिंह क्या अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम लंच कर सकते हैं। यहाँ सुनते ही वेद और निरुपमा एक दूसरे को देखते हैं तो निरुपमा हाँ में से हिला देती है। ये देख जाते जाते कुछ क्लाइंट्स वेद को घूर कर देखने लगते हैं। पर हर कोई जानता था निक के लिए कोई भी रिश्तेदार नहीं, वह काम को देखता था। वहीं दूसरी तरफ आयु आज कॉलेज नहीं गई हुई थी। वह अपने रूम में बैठी अपने मोबाइल में इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर थी, जिसमें से निखिल और शिप्रा तीनों ही थे। तभी शिप्रा उन सब में बोलती है, निखिल यार तुम्हारा हनुमान कहीं नहीं दिख रहा है, वह कहाँ है। ये सुनते ही निखिल चीखते हुए, वह मेरा कोई हनुमान नहीं है, मेरा दोस्त है। शिप्रा हंसते हुए, इसीलिए तुम्हारा पूंछ पकड़कर घूमता है। आयु अपने सामने एक प्रोजेक्ट को ओके करते हुए बोलती है, मैं तुम लोगों के मोबाइल पर व्हाट्सएप कुछ भेज रही हूँ, उसे देखो और तुम सभी को उसमें जो भी कहीं भी कोई कमी लगती हो उसे अपने तरीके से उसको ऐड करो। उसके बाद फिर हम कल मिलेंगे तो इस चीज पर डिस्कस करेंगे। सभी हमें सिर हिलाते हैं। तभी शिप्रा पूछती है, वैसे आज तो तेरा व्रत है ना, तो तूने तो व्रत रखा है ना। ये सुन आयु हाँ में सिर हिलाती है। ये देख निखिल कहता है, तुम जैसी बंदरिया व्रत भी रख सकती है, मैंने सोचा नहीं था। ये सुनते ही आयु गुर्राते हुए, तुम चपड़ गंजू जरा शांत रहा करो और बीच में नाक मत घुसेड़ा करो। उन दोनों की बातें बढ़ती तभी धीर बोलता है, अच्छा ठीक है आयु तुम व्रत हो, ज्यादा बात मत करो और रास्ट करो, ख्याल रखो, हम सभी इस टॉपिक पर कल बात करेंगे। ये बोल वो कॉल कट कर देता है। तभी शिप्रा बोलती है, हाँ हाँ ये बात तो सही कहा, हम भी फोन रखते हैं। ये कि वह फोन कट कर देती है। तभी निखिल कहता है, वैसे सुन छिपकली सच सच बताओ तुझे इतना हैंडसम हस्बैंड कैसे मिल गया। ये सुनते ही आयु उसे घूरती है तो वह भी फोन कट कर देता है। ये देख आयु मुस्कुरा देती है, आखिर उसकी भी इतनी चुलबुल नए दोस्त थे जिसकी वजह से वह भी चुलबुली बन जाती थी। वही शाम का वक्त, सीमा जी दादी के लिए चाय देती है तो घर का बेल बजता है। दरवाजा जैसे ही खोलते हैं, निम्मी मयंक और रुद्र को देखते हैं। ये देख उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रुद्र आता है और सभी के पैर छूता है। इन कुछ दिनों में वह माँ बाप के साथ रहकर एक परिवार को जिया था, उसे काफी अच्छा भी लग रहा था। धीरे धीरे रात हो जाती है। उसके बाद तीज के त्योहार पर सभी काफी खूबसूरती से तैयार होते हैं। सभी तैयार होकर शिव और पार्वती जी की पूजा करते हैं। तब तक घर के बाकी सदस्य भी आ चुके थे। निरुपमा भी उन सभी के साथ पूजा कर रही थी और मन ही मन भगवान से कहती है, हे भगवान शौर्य को जल्द से जल्द आप सही सलामत घर भेज दे, हमें बस आपसे इतना ही चाहिए। एल वही आयु वेद की के लिए दुआ करती है। सभी अपने अपने पति की दुआ को करते हैं। आलिया की जगह रेहान ने इस व्रत को रखा था क्योंकि यह निर्जला व्रत था। सभी पूजा पाठ कर लेने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही आयु जब कमरे में जाती है तो वेद को अपने लैपटॉप पर बैठा पाती है। ये देखा वह जैसे ही कमरे में चेंज करने जाती है वैसे ही पीछे से वेद उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख आयु उसे देखने लगती है तो वेद बोलता है, ऐसे ही रहो ना, अच्छी लग रही हो। ये सुन आयु मुस्कुरा देती है तो वेद उसे खींचकर अपनी गोदी में बैठा देता है और फिर लैपटॉप एक साइड रख उसके माथे को चूम लेता है। फिर उसके आगे बढ़ने लगता है तो आयु बोलती है, आज व्रत है। तभी वेद पर, व्रत पूरा हो गया ना। तभी आयु बोलती है, यह व्रत सुबह पूरा होगा। वेद कुछ नहीं खाता और आयु को लेकर बिस्तर पर चला जाता है। आयु दिन भर के व्रत थकान की वजह से वैसे ही वेद की बाहों में सो जाती है। वेद उसे उसके चेहरे को न जाने कब तक निहारता रहा। माँ और रूही के कमरे में, रूही माही को अपनी गोदी में सुला रही थी। आज माही सो नहीं रही थी, उसको वह लोरी सुनाते हुए सुना रही थी। पर दिन भर भूखे रहने के कारण रूही का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब मान फ्रेश होकर बाहर आकर देखता है तो वह जाकर माही को अपने गोद में उठा लेता है और उसे घूम कर सुलाने लगता है। ये देख रही बिस्तर पर लेट जाती है और उन दोनों बाप बेटी को देखते देखते ना जाने कब उसे नींद आ जाती है। कुछ देर में माही सो जाती है तो मानन उसके कमरे में सुला वापस आता हूँ और बिस्तर पर बैठ रूही का चेहरा देखने लगता है। फिर उसके बगल में लेट लाइट ऑफ कर देता है। आयु से वन नाइट स्टैंड, बच्चे और माँ में से किसी एक की जान बचा पाएंगे। थप्पड़। अब आगे ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं।
लगभग 2 हफ्ते बाद सिंह विला में सभी हाल में बैठे हुए थे क्योंकि शाम का वक्त था और इस समय सभी चाय नाश्ते पर ही एक साथ बैठते थे। अब तक आयु भी आ जाती थी। रूही भी इन कुछ दिनों पर घर पर ही रही थी क्योंकि उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती थी। इसलिए उसने कंपनी में एप्लीकेशन छुट्टियों का डाला था। इस बीच वेद, निरुपमा, रेहान और मान चारों ही मिलकर इस आने वाली नई डील पर लगे हुए थे। और साथ में उनकी डील जो निरुपमा और वेद की थी उसका भी लगभग का आधा हो चुका था। वही इन सब से छुपकर बिना बताए आयु अपने ग्रुप के साथ मिलकर अपनी खुद की एक नई कंपनी शुरू करना चाहती थी, जिसका खबर कानों कान किसी को नहीं था। वह बिना किसी नाम के अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और इसमें उसके दोस्त उसके सपोर्ट में थे। तभी घर की फोन की घंटियां बजती है तो रूही जाकर कॉल उठाती है तो उधर से कुछ कहा जाता है तो रूही घबराते हुए हाँ मैं सभी को बताती हूँ ये बोल रीमा के पास जाती है तो रीमा बोलती है क्या हुआ बेटा, आप इतना परेशान क्यों है, कोई बात है? तभी रूही बोलती है जीजू के परिवार से फोन आया था। सभी के कान खड़े हो जाते हैं। तभी रूही बताती है सिम्मी दी सीढ़ियों से गिर चुकी हैं और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। ये सुनते ही सीमा घबराकर क्या उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तभी दादी बोलती है किस अस्पताल में रूही? वही आयु जब ये सब सुनती है तो वह घबराते हुए माँ जल्दी चलिए। और कुछ ही देर में सभी लोग अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। वहीं अस्पताल के वार्ड के बाहर तरुण परेशान सा इधर उधर घूम रहा था। सिम्मी का 8वां महीना लगा था पर अचानक उसका पैर स्लिप होने की वजह से वह नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ ही देर में सिंह परिवार भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी सीमा घबराते हुए तरुण से पूछती है तरुण कैसी है मेरी बच्ची, वह ठीक तो है ना? तभी वहां पर साहिल, तेज और अमर भी पहुंचते हैं। तरुण बोलता है माँ अभी उसे एडमिट किया गया है। ये सुन सीमा घबराते हुए वहां पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी साक्षी सीमा के पास आते हुए सीमा जी परेशान मत होइए, हमारी बच्ची ठीक होगी। सीमा जी कुछ नहीं कहती है। तभी एक डॉक्टर अपनी मास्क को उतारते हुए बाहर आती है और बोलती है पेशेंट का गार्जियन कौन है? तभी वहां पर तरुण साहिल दोनों पहुंचते हैं। तभी तरुण बोलता है मैं उनका हस्बैंड हूँ। कैसी है सिम्मी, वो मैं ठीक तो है ना? डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर बोलता है मिस्टर इनका 8वां महीना चल रहा था और जिस हिसाब से आप लोगों ने बताया सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनका पूरा बल पेट पर ही गया है और इसके आगे कुछ कह पाता। तभी तरुण घबराहट में डॉक्टर और क्या? तो डॉक्टर बोलता है बच्चे के सिर पर लगने की वजह से उसकी जान को खतरा है और ब्लड इतना लॉस हो चुका है कि पेशेंट की भी हालत खतरे में है। हमें बस आपसे कहना था कि हम इन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। ये सुनते ही तरुण गुस्से में डॉक्टर के कॉलर पकड़ते हुए कैसी बात किए जा रहे हो डॉक्टर, आखिर तुम डॉक्टर किस लिए हो और यह कैसी बातें कर रहे हो? तभी आयु वहां पर तरुण को पकड़ते हुए भाई, तभी तरुण गुस्से में मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे बच्चे और मेरी बीवी दोनों को बचाइए। डॉक्टर असहाय से उसे देखने लगता है। तभी वहां पर वेद और मान भी पहुंचते हैं। वेद को देखते ही डॉक्टर वेद से मिस्टर सिंह देखिए हमारे पास टाइम की कमी है और आप सभी इतनी इमोशनल होकर फैसला मत दीजिए। जो भी फैसला लेना है जल्दी से क्योंकि हमारे लिए एक एक सेकंड कीमती है। वेद जो सिम्मी की हालत सुन उसे बड़ा तकलीफ होता है पर वह खुद को संभालते हुए बोलता है डॉक्टर 2 मिनट का समय दीजिए। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाता है। तो वही वेद तरुण के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है तरुण। तरुण जैसे ही वेद को देखता है वह वेद के गले लग जाता है और रोते हुए बोलता है भाई देखिए ना डॉक्टर कैसी बातें कर रहा है, आपको पता है वह बच्चा हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर मैं सिम्मी को बचाने के लिए बोल भी देता हूँ तो वह अपने बच्चों के बिना जिते जी मर जाएगी। भी ये सुनते ही वेद की आंखें हल्की सी नम हो जाती है पर वह तरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए खुद को संभालो, इस समय हमें दिमाग से काम लेना है, एक एक सेकंड बच्चे के साथ साथ सिम्मी के लिए भी खतरा है। ये सुनते ही तरुण रोने लगता है। तभी डॉक्टर वहां आता है और बोलता है क्या फैसला लिया आप सभी ने? तभी तरुण बोलता है आप सिम्मी को बचाइए डॉक्टर। डॉक्टर जाने लगता है। तभी वेद डॉक्टर पेशेंट को बचाइए पर आपकी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए बच्चे को भी बचाने की। ये सुन डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। लगभग सभी लोग वहां पर पहुंच चुके थे। वही आयु बार बार औरती की तरफ देख रही थी। वेद आयु को परेशान देख के कंधे पर हाथ रखता है। सभी की नजरें ओटी पर थी। लगभग 2 घंटे बाद ओटी का दरवाजा खुलता है।
हर किसी का चेहरा उदास हो जाता है और आंखों में नमी, क्योंकि अगर बच्चा हुआ होता तो उसके रोने की आवाज तो जरूर आई होती है। डॉक्टर बाहर निकलता है तो तरुण डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलता है, क्या हुआ डॉक्टर? तभी डॉक्टर बोलता है, पेशेंट का बड़ा ऑपरेशन किया गया है और वह खतरे से बाहर है, पर उन्हें अभी होश नहीं आया है। तभी तरुण नम आंखों से पूछता है, और बच्चा? तभी पीछे से एक नज आती है और सफेद कपड़ों में लिपटा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसकी आंखें बंद थी, वह तरुण के सामने रखती है। सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। तरुण का दिल दर्द करने लगता है, उसके दिमाग में कुछ अलग ही विचार चलने लगते हैं और उसके विचारों, उसके भाव को डॉक्टर समझते हुए बोलता है, आपका बेबी भी ठीक है, बस कमजोरी है और अचानक ऐसे गिरने से कुछ देर के लिए सुस्त पड़ गया था, पर कुछ घंटे में रिएक्ट करने लगेगा। ये सुनते ही तरुण अपने कांपते हाथों से तरुण उसे बच्चों को पकड़ लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है और वह गिरता उससे पहले उसे साहिल पकड़ लेता है। डॉक्टर की भी आंखें हल्की नम थी। वही धीरे धीरे सभी उस बच्चों को अपने हाथों में लेने लगते हैं। आयु जो टकटकी लगाकर देख रही थी, सीमा जो बच्चे को अपने गोद में लिए थी, वह आयु को देते हुए, आयु लो तुम बुआ बन गई हो। ये सुनते ही आयु की आंखों से खुशी के आंसू गिर जाते हैं और वह जाकर उसे बच्चों को अपनी गोद में ले लेती है और उसके माथे पर चूमते हुए बोलती है, ये तो बिल्कुल मेरे पर पड़ा है। ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। तभी साक्षी जी उस बच्चे पर एक हल्की सी काला टीका लगाते हुए बोलती है, जब तुम पैदा हुई थी ना, बिल्कुल इसी तरह थी। तभी तरुण बोलता है, क्या ये लड़की है? सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी फिर से तरुण उसको अपनी गोद में ले लेता है। कुछ देर बाद सिम्मी को नॉर्मल वार्ड में ले जाया जाता है। कुछ घंटे के बाद सिम्मी को होश आता है तो वह खुद को सुन न पाती है, क्योंकि ऑपरेशन के समय बाड़ी के निचले हिस्से में सुन्न कर दिया जाता है। वह अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है, उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं आ रहा था। उसे याद आता है कि वह सीढ़ियों से गिरी थी। अचानक उसके हाथ उठकर अपने पेट पर चले जाते हैं। पेट खाली देख वह पैनिक करने लगती है, पर उसके पहले ही तरुण वार्ड में आता है और सिम्मी को इतना पैनिक करते देख सिम्मी का चेहरा हाथ में भरते हुए, सिम्मी घबराते हुए, मेरा बच्चा कहाँ है? तभी आयु वहां पर आती हैं और बोली, भाभी यह आपका बेबी अपनी बुआ के पास है। ये सुनते ही सिम्मी उस दिशा में देखती है तो आयु एक बच्चे को ली रहती है। ये देख सिम्मी एक लंबी सांस लेती है, जैसे ना जाने उसकी कब से सांस अटक रही थी। कुछ देर बाद उसकी बीवी को उसके पास दिया जाता है। अपने बच्चे को देखते ही तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। आखिर शादी के इतने साल बाद उसे यह खुशी नसीब हुई थी। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। सिम्मी को अभी 3 दिन और अस्पताल में रहना था, क्योंकि उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो हॉस्पिटल में साक्षी जी और सीमा जी दोनों ही रहते थे। बाकी रेहान, अमन और तरुण तीनों ही अस्पताल से अप डाउन करते थे। घर से प्रिया सभी के लिए खाना भिजवा देती थी। बीच बीच में अपने कॉलेज के वापसी से आयु भी बच्चे से मिलते आई थी। अब तक मीनू भी घर आ चुकी थी और वह भी बच्चा से मिलने के लिए जा चुकी थी। वही वेद और निरुपमा का भी ऑफिस में काम शुरू हो चुका था, जिसमें उसकी डील जो निक जॉन के साथ होने वाली थी, उसका भी समय आ चुका था। वही आयु, धीर, शिप्रा और निखिल, विष्णु पांचों ही मिलकर अपनी कंपनी की एक शुरुआत की थी, जिसमें से आयु ने बिल्डिंग की डिजाइनर का काम और शिप्रा और धीर इंटीरियर डिजाइनर, तो वही विष्णु ने अपनी कंपनी से सीमेंट क्षण वगैरह का काम संभाला था। आज उन्हें इन्वेस्टर से मिलने जाना था, क्योंकि कंपनी का आइडिया तो इन लोगों ने सोच लिया था, पर हर चीज के लिए पैसे की जरूरत थी। तो इन्होंने कंपनी के इन्वेस्टर को ढूंढना कोशिश किया ताकि उनके कंपनी में इन्वेस्ट कर सके और पार्टनरशिप में ये सभी अपने काम को शुरू कर सकें। क्योंकि न ही निखिल के पास इतने सारे पैसे थे, न ही शिप्रा के पास इतने सारे पैसे थे कि वह इस कंपनी में लगा सके। निखिल एक प्रिंसिपल का बेटा था, तो वह धीर के पापा एक कंपनी में मैनेजर थे। शिप्रा के पापा अमाउंट कुछ तो दे सकते थे, पर ऐसे में सभी को यही लगता है कि वह सभी बेकार हो जाएंगे। वही आयु वेद से कुछ भी हेल्प नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वेद तो एक झटके में उसकी सारी हेल्प कर सकता था, पर आयु को अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सब कुछ करना था। आज उनका पहला इन्वेस्टर से मीटिंग था, जिसे शिप्रा और आयु दोनों ही डील करने के लिए जाने वाले थे। इन्वेस्टर काफी बड़ा था, इसलिए उसने बड़े से होटल में इनवाइट किया था। दोनों ही उस होटल में चले जाते हैं। दोनों की ही ऑटो एक बड़े से होटल के सामने, जिसका नाम होटल प्लाजा था, जो दिल्ली की काफी नामी गिरामी होटल थी। दोनों ही अपने ऑटो थोड़ी दूर पर ही रुकवा देती हैं और उतरकर अंदर चली जाती है। वही उस होटल के अंदर एक कमरे में, जहां पर चारों तरफ कांच की दीवार लगी थी,
जहां बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता था, पर अंदर से सभी नजारा बाहर का दिख जाता था। वहीं पर आज फिर से एक मीटिंग बैठी हुई थी। वह एक प्रकार का बड़ा सा हाल था, जहां पर आज निक जॉन और उसकी सिस्टर एनी साथ में कई सारे लोग आ जाने वाले थे और उनकी मीटिंग थी। इस समय सभी लोग बैठे थे। वही सभी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। वही आज वेद के साथ रेहान आया था, जिसने इस समय अपना प्रेजेंटेशन देता है। आए निक के चेहरे पर एक स्माइल थी। शायद वह जो चाहता था और जिसके साथ चाहता था उस चीज की उसकी खुशी थी। वहीं एनी जो लगातार सिर्फ वेद को ही देखे जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो सारा काम धाम छोड़कर सिर्फ वेद को देखने वाला काम ढूंढ चुकी हो। काफी देर की मीटिंग के बाद निक जॉन क्लैपिंग करते हुए, मुझे अच्छा लगा कि आप सभी ने अपनी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और मैं सभी की बनाई हुई प्रेजेंटेशन को देखा हूँ। अब मुझे निर्णय लेने में थोड़ा समय लगेगा। मैं ऑलरेडी मन में सोच लिया है, पर फिर से मैं एक रिचेक करना चाहता हूँ। वहां पर सभी लोग थोड़े हताश थे, क्योंकि वेद की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दी गई थी उन सभी को ही निक के अकॉर्डिंग बेस्ट लग रही थी और हर किसी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वेद ही चुना जाएगा। पर फिर भी एक उम्मीद बांधे थे। वहीं निक का असिस्टेंट सैम सभी को हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयु और शिप्रा दोनों ही एक टेबल पर बैठे हुए थे। तभी शिप्रा का फोन बजता है। वह कुछ देर बात करती है और आकर आयु से बोलती है, आयु गड़बड़ हो गई। आयु पूछती है क्या हुआ, तो शिप्रा बताती है, माँ की तबीयत खराब हो गई है, पर हमें तुरंत जाना होगा। क्या तुम ये प्रेजेंटेशन अकेले देख लोगी? आयु हाँ में सर हिला देती है। तभी वह आयु को बेस्ट ऑफ लक बोल चली जाती है। वहीं कुछ देर बाद एक 3 पीस सूट पहने हुए 55 साल का आदमी आकर आयु के सामने बैठते हुए बोलता है, क्या आप मिस आयु सिंह है? आयु हाँ में सिर हिलाती है। तो वह आदमी हाथ आगे बढ़ता है तो आयु नमस्ते कर लेती है और दोनों ही बैठ जाते हैं। आयु के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी नहीं थी। वह कुछ देर बात करने के बाद वह अपनी प्रेजेंटेशन उसे दिखाने लगती है, पर उस आदमी की निगाहें उसके प्रेजेंटेशन पर न होकर उसके ऊपर थी। वही यह चीज कांच के उधर निक जॉन आयु को ही देख रहा था। उसे ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग लगती है। जब वह आदमी हाथ बढ़ाता है तो वह हाथ को जोड़ लेती है। तभी वह आदमी आयु के और पास आते हुए बोलता है, वहां से मुझे दूरी से कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा पास होकर बताइए। तो आयु हिचकते हुए उसे सब बताने लगते हैं। तभी वह आदमी और पास आता है और आयु के हाथों पर हाथ रख उसे पकड़ते हुए बोलता है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन देने की क्या जरूरत है? आपको इन्वेस्टर ही चाहिए। वैसे भगवान ने आपको काफी खूबसूरत से बनाया है, तो क्यों ना आप अपने इस खूबसूरती का थोड़ा जलवा ही बिखेर दीजिए। मैं भी खुश, आप भी खुश। आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाएगा। हम एक नाइट स्टैंड कर लेते हैं ना। आयु जैसे ही यह सुनती है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह मुस्कुराते हुए उसके हाथों से अपना हाथ हटाती है और उसके गाल पर एक जोर से तमाचा खींचकर मारती है और बोलती है, एक बार जाकर खुद का शक आईने में देख लेना। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। ये कह वह अपने फाइल समेटती है और वहां से उठकर जाने लगती है। तभी वह हड़बड़ा कर किसी से टकरा जाती है तो उसकी फाइल गिर जाती है और पन्ने इधर उधर हो जाते हैं। तभी आयु सॉरी बोलकर सारे चीजों को उठाती है और बाहर निकल जाती है। वही आयु जिससे टकराई थी वह निक था। वह 2-3 पेज और गिर चुका था। उसे उठाकर आयु को देने के लिए घूमता है, पर वह जा चुकी थी। तभी निक उसे पेपर को देखते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग डिजाइन। शिप्रा की थप्पड़ निक जॉन शॉक्स तरुण की बात पर मान के दिल पर लगी। अब आगे आयु अब तक जा चुकी थी, पर उसकी अनजाने में ही निक से एक मुलाकात हो गई थी, जो शायद आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला था। वही आयु के जाने के बाद वह आदमी जिसका नाम रविंद्र तिवारी था, वह अपने गालों पर हाथ रख आयु को ही जाते गुस्से में देख रहा था। वह बोलता है, यू बिच, तेरी हिम्मत कैसे हुई रविंद्र तिवारी पर हाथ उठाने की? देख मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। वह इतना ही कह पाता है, तभी उसे एक चांटा और जोर से लगता है। वह सामने देखता है तो कोई एक लड़की खड़ी थी। ये देख वह उसे ना समझ में देख गुस्से में बोलता है, व्हाट द हेल, कौन हो तुम और मुझे मारा क्यों? तभी वह लड़की जो कोई और नहीं शिप्रा थी उसे अपनी उंगली दिखाते हुए, साले का बुढ़े काले गेंडे, सुआ की औलाद, मीटिंग के नाम पर लड़कियों के साथ अश्लीलता करने आता है। ये कह उसके पैरों पर एक जोर से एड़ी मारती है और बोलती है, अगर कभी दोबारा तुम मुझे मेरे आंखों के सामने दिखा ना, तो तेरे ये जो बाल है ना, इससे टकला ना कर दिया तो मेरा भी नाम शिप्रा नहीं। ये बोल वह जाते जाते उसके पैरों पर एक पंच और देते हुए निकल जाती है।
दरअसल बाहर आयु जो इस इंसान को एक थप्पड़ मार निकल जाती है, पर बाहर ब्रेंच पर जाते ही बैठ उसके आंखों से आंसू गिर जाता है। क्योंकि उसे किसी अनजान का हाथ इस तरह से स्पर्श किया था। उसने खुद को मजबूत तो दिखाया था, पर उसे वह छुअन बहुत घिन महसूस हो रहा था। तभी शिप्रा जो वापस आ चुकी थी, क्योंकि उसकी मां ने उसे फोन कर बोला था वह ठीक है और वह जिस काम के लिए गई है वह काम करके आए, तो शिप्रा को भी ठीक लगता है, क्योंकि आयु को अकेला इस तरह से इतने बड़े होटल में छोड़ना उसे अच्छा नहीं लगता, तो वह वापस आ जाती है। पर वापस आते ही इतनी जल्दी आयु को बाहर बैठा देख हैरान और परेशान दोनों हो जाती है, और आयु से पूछने पर आयु उसे सब बताती है। बस फिर क्या था, अभी जो हुआ वही। शिप्रा के जाने के बाद निक जो हैरानी से उसे देख रहा था, वह अपने मन में सोचता है, सच ही सुना था कि इंडियन लड़की बहुत तेज होती हैं। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े उस कॉपी पन्ने पर जाती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, मिस्टर जॉन। निक पीछे देखा है तो वहां पर रेहान खड़ा होता है। रेहान, चलिए लंच कर लीजिए। निक हाँ में सिर हिला उसके पास आता है, तो रेहान बोलता है, यह आपके पास क्या है। तभी निक उस पन्ने को मोड़ते हुए बोलता है, कुछ नहीं, बस किसी की अमानत है। ये सुन रेहान मुस्कुराते हुए, अरे वाह, इंडिया में आते ही आपने किसी की अमानत भी संभाल कर रखने लगी। तभी निक मुस्कुराते हुए, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए मिस्टर सिंह। यदि किस्मत में वह मिला तो जरूर उसे वापस कर दूंगा। ये बोल उसके साथ चला जाता है। जहां पर वेद बैठे अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, वही वेद के पास इस समय एनी भी बैठी हुई थी, जो नजरें इधर उधर कर उसी को देख रही थी, जिसे देख निक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह भी जाकर वहां पर बैठ लंच करने के लिए बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में इस समय मान और मयंक दोनों ही बैठे हुए थे। मान इस समय की बच्ची को पकड़े हुए उसे कब से तरह तरह के मुंह बनाकर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख सिम्मी हंसते हुए बोलती है, मान तुम तो उसे ऐसे हंसा रहे हो जैसे वह न जाने कितने महीने की हो गई है। तभी रूही जो अंदर आती है, वह मान को इस तरह से हंसता खेलता देखती है, तो वह जाकर बोलती है, आपको पता है दी, जब माही हुई थी तब मान यहाँ पर नहीं थे। शायद इसलिए वह इतने छोटे बच्चों को देखकर एक्साइटेड है। ये सुनते ही मान रूही को देखने लगता है। वेद की कंडीशन खराब होने से मान ज्यादा वेद के ही साथ रहा, उसके पास ही रहता था। जिस बीच रूही को वह बच्ची हुई थी, पर कुछ समय बाद ही वेद की ट्रीटमेंट के लिए उसे बाहर ले जाया गया था, जिसमें मान को ही उसके साथ जाना था। इसलिए मान माही को इतने छोटे बच्चों के बचपन में नहीं खेला पाया था। ये सुनते ही कहीं ना कहीं मान भी थोड़ा गिल्ट में भर जाता है, और वह रूही को देखने लगता है, जिसकी आंखों में हल्की नमी थी, जिसे रूही ने छुपा लिया था। तभी मयंक मान से बच्चे को लेते हुए, मान तू तो कब से बच्चे को खेला रहा है, मुझे भी तो दे। ये बोल वह उसे अपनी गोद में लेकर उसे पुचकारने लगता है। तभी तरुण आते हुए, अगर आप सभी का मेरे बच्चे के पास से खिलाना हो गया है वह, तो आप सभी दफा हो जाए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को खिलाने कोई दे ही नहीं रहा है। जब देखो तब कोई ना कोई टपक जा रहा है। सभी तरुण के चेहरे पर एक खुन्नस देख सकते थे। तभी मान उसे चिढ़ाते हुए, तुझे क्या लगता है कि यह तेरा बच्चा है तो तेरे ही पास रहेगा। ये बोल वह फिर से बच्चा लेने जाता है कि तरुण उससे पहले ही बच्चा को पकड़ते हुए बोलता है, छूना भी मत, एकदम जोक की तरह तू चिपक गया है। जब से देख रहा हूँ रोज आकर यहीं पर पड़ा रहता है, तुम्हें कोई काम नहीं है। लगता है मिस्टर सिंह ने तुम्हें अपने बॉडीगार्ड के नौकरी से क्या हटाया है, सारा काम ही खत्म हो गया है। मान जैसे ही यह सुनता है उसका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। शायद उसे तरुण की बात चुभ गई थी और वह तुरंत उठकर वहां से चला जाता है। सभी एक दूसरे को देखते हैं तो सिम्मी तरुण को गुस्से में बोलती है, तरुण तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या बात कहाँ बोलनी चाहिए, उसे बुरा लगा होगा। तभी तरुण, यार मैं तो ऐसे ही मजाक में कहा। वही रूही मान को जाते हुए देख रही थी, पर वो उसे समय कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ शिप्रा और आयु अपने अपने घर पर चले गए थे। आयु घर पर आती है तो उसका चेहरा उतरा देख दादी पूछती है, क्या हुआ आयु बेटा, आज आप काफी थकी थकी लग रही है। ये सुन आयु जाकर दादी के पास बैठ जाती है। तभी पीहू दौड़ते हुए आयु के पास आती है और उसकी गोद में चढ़ जाती है। मम्मा पीहू को देखते ही आयु के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और पीहू को अपनी बाहों में भरते हुए उसके चेहरे को चूमते हुए, कैसे हो आप, आपका दिन कैसा गया। तभी रुद्र बाहर आते हुए, आपको इससे नहीं पूछना चाहिए कि इनका दिन कैसे गया, मुझसे पूछिए, सभी ने मुझे एकदम परेशान करके रख दिया है। उसकी यह बात सुन आलिया आते हुए, इसने सही कहा, तुझे पता है आज भी सभी दिन भर रुद्र को एकदम परेशान करके रख दी है।
न ही उसे ठीक से लिखने देती है, न ही उसे पढ़ने देता है, खासकर पीहू। वह तो जैसे रुद्र के पीछे ही पड़ गई है। उसका सारा काम बिगाड़ देती है। ये सुन आयु पीहू को उठाते हुए, पीहू वह आपके भाई हैं, भाई के साथ कोई ऐसा मजाक करता है। ये सुनते ही पीहू गुस्सा होते हुए, नहीं यह मेरे भाई नहीं है, मैं इनको कभी भाई नहीं बोलेगी। ये तो सिर्फ मेरे आरोड़े है। सभी उसे हैरानी बोलते हैं, रूड। तभी पीहू मासूमियत से, मामा आप ही कहती थी ना शिवजी की एक रूप रुद्र की होते हैं, और रुद्र जी बहुत गुस्सैल थे। तो ये जो रुद्र है ये भी बहुत गुस्सा करता है, इसलिए मैं उसे रूड बुलाऊंगी। ये सुनते ही रुद्र उसे घूरने लगता है तो पीहू उसे जीभ चिढ़ा अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। तभी माही हंसते हुए, पीहू ने कितना प्यारा नाम दिया रूड, पर मैं तो आपको भाई ही बुलाऊंगी, यह बोल पीछू के पीछे भाग जाती है। सभी कुछ नहीं कहते, पर वही रुद्र पीहू को जाते हुए एकटक देखता ही रह जाता है। वही शाम हो जाती है और सभी इस वक्त अपने घर पर आ चुके थे। वही मान रेहान भी आ चुके थे। तभी रीमा से पूछती है, बेटा आप लोगों का प्रोजेक्ट अभी कब तक चलने वाला है? ये सुनते ही निरुपमा, मासी काफी बड़ी प्रोजेक्ट है, और शायद पूरे इंटरनेशनल पर हमारी यह काफी बड़ी डील होने वाली है। हमें इसमें सरकार से भी काफी ज्यादा हेल्प मिली है। तभी रीमा बोलती हैं, आप सभी ने इसका नाम क्या रखा है? निरुपमा एक गहरी सांस लेकर, ये तो मिस्टर सिंह के ऊपर है, क्योंकि आइडिया मेरी है, पर पैसा और इन्वेस्ट इन्होंने किया है। ज्यादा राइट इनका बनता है। रीमा हाँ में सिर हिला देती है। तभी रेहान वहां पर कपड़े चेंज कर आते हुए बोलता है, और मेरी फूलन रानी कैसी हो? अपने लिए फूलन सुन आलिया उसे चम्मच उठाकर खींचकर मारती है, जिसे रेहान पहले ही कैच कर लेता है, क्योंकि उसे इन कुछ दिनों में आलिया की नई नई ख्वाहिशें थी। रेहान को उसके दिमाग की बीमारी को पता चल चुकी थी। आलिया हमेशा क्या जाती थी, कभी भी उसे ही कुछ भी चढ़ा दो तो वो कोई ना कोई चीज फेंकती थी। रूही का मान से रोना, ऐसे लुच्चे लफंगे के लिए उनके दोस्त काफी होते हैं। अब आगे सभी डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही रूही जो मान का इंतजार कर रही थी, मान कमरे में आता है। मान जाकर क्लोजअप रूम में अपने कपड़े चेंज करता है और एक हल्की सी लोअर टी शर्ट पहन वह जाकर सोफे पर अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। ये देख रही उठती है और मान के पास जाकर खड़ी हो जाती है और रूही बोलती है, मान आप इस समय कौन सा काम कर रहे हैं? रात काफी हो चली है, चलिए सो जाइए। ये बोल जैसे ही उसका लैपटॉप हटाने के लिए झुकती है, मान रूही को देख थोड़े रूड टोन में बोलता है, क्यों अब मेरे पास कोई काम नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकता? क्या मैं तुमको भी नकारा दिखता हूँ? ये सुनते ही रूही मान को हैरानी से देखने लगती है, और वो हल्की रुआंसी से बोलती है, मान आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आपको हो क्या गया है? तभी मान बोलता है, रूही अब मुझे बिल्कुल ही डिस्टर्ब मत करो, और मैं नहीं चाहता मैं कुछ ऐसा कहूँ जिससे तुम्हें बुरा लग जाए। इसलिए तुम जा सकती हो, वैसे भी तुम्हें कुछ कहूंगा तो तुम्हारे भाई लोग मेरा सर फोड़ देंगे। ये बोल हंसने लगता है। उसकी हंसी में कोई मजाक नहीं था, एक अलग सा ही साउंड मर रहा था, जैसे व्यंग्यात्मक हंसी हो। ये देख रही कि आंखों से आंसू आ जाता है और वह जाकर बालकनी में भाग चली जाती है। ये देख मान अपने हाथों की मुट्ठी कस अपनी आंखें बंद कर सोफे पर अपना चेहरा टिका देता है। इन कुछ समय से वह काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन और कुछ अलग ही व्यवहार करने लगता है, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर मान को हुआ क्या है। वही रूही बालकनी में खड़ी होकर सामने देखने लगती है, उसके आंखों में आंसू था और वह मन में बोलती है, आखिर कहाँ मुझसे गलती हो गई मान, जो आप ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं? वही मान जो काफी दिनों से चिड़चिड़ापन की वजह से और कुछ लोगों की बातों की वजह से वह डिस्टर्ब था। उसका गुस्सा रूही पर निकल ही जाता है। इसका एहसास उसे बहुत जल्द होता है। वह एक गहरी सांस लेकर उठकर खड़ा होता है और बालकनी में चला जाता है, जहां पर रूही इस समय अपना सिर रेलिंग से टिकाई हुई थी। ये देख मान पीछे से जाकर रूही को गले लगा लेता है। उसके ऐसा करते ही रूही का सब्र का बांध टूट जाता है और वो मुड़कर मान से गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, जितना कुछ भी कहना है कह लीजिए, मार लीजिए, पर प्लीज मुझे खुद से दूर मत करिए। मुझे ये दूरी और बर्दाश्त नहीं होती। वही मान रूही के बालों को बस चलाई जा रहा था। वही रूही उसके सीने से लगकर ऐसे ही खड़ी रहती है। मान उसे वहीं पर लगे सोफे पर लेकर बैठ जाता है और बोलता है, रूही बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में चल रही है और मैं बहुत परेशान हूँ और इसमें मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। पर आज भी मैं तुम्हारी वो कहीं बातें नहीं भूल पाता हूँ जो मुझे तुम्हारे करीब आने से रोक रही है।
ये सुन रूही सर उठाते ही बोलती है, माना कि मुझसे गलती हो गई है और मैं अपने कहे पर शर्मिंदा हूँ, आप उसके बदले मुझे जो चाहे करवा सकते हैं। मैं आपसे माफी मांगने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुन मान रूही का चेहरा ऊपर करते हुए सच में। रूही हमें सिर हिलाती है और उसके सीने से लग बोलती है, बस मुझे आप कभी अपने से इतना दूर मत करिए। ये सुन मान उसे गले लगा लेता है और उसके चेहरे पर कुछ सोच स्माइल आ जाती है। वही आयु के कमरे में वेद अपना काम कर बिस्तर पर लेटा हुआ था। वही आयु अपने कुछ फाइल्स में कुछ बना रही थी। वेद आयु से पूछता है, अभी कितना देर तक आपका काम है? आयु, बस कुछ देर और फिर अपनी पेंसिल से कुछ बनने लगते हैं। तभी वेद जब फिर से घड़ी देखा है तो लगभग आधा घंटा बीत चुका है। ये देख वेद उठकर बैठता है और बोलता है, बस बहुत हुआ आयु, काफी रात हो गई है, आजकल जब देखो तब तुम ड्राइंग बनाती रहती हो। जरा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है ड्राइंग मान्या बोल उससे वह कॉपी लेता है तो कॉपी को पीछे करते हुए बोलती है, नहीं यह मेरी सीक्रेट है, इसे मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। यह सुन वेद उसे घूरता है तो आयु बोलती है, अपना अपना सीक्रेट होता है यह। ये सुन वह आयु उसे घूरने लगती है तो वह हार मानते हुए, अच्छा ठीक है बाबा, ये कह वह उसकी कॉपी एक साइड रखता है और आयु को देख बोलता है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। या सुन आयु साइड से एक बॉम्ब उसे लगाने जाती है तो वेद बोलता है, मुझे यह नहीं लगाना, मेरा सर दबा दो। ये सुन आयु उसके सर पर हाथ रख उसे दबाने लगती है। दोनों ही काफी नजदीक होते हैं। वेद उसे एकटक देखने लगता है जैसे उसकी आंखों में बहुत कुछ ढूंढना चाहता हो, पर आयु के सर दबाते दबाते ही उसकी आंखें बोझिल हो जाती है और दिन भर के थकान से वह तुरंत ही सो जाता है। वही आयु जब देखी है वेद सो चुका है तो वह अपने फिर से कॉपी लेती है और उसमें काम करने लगती है। वही निरुपमा अपने कमरे में लेटी हुई थी और एक टक सीलिंग को घूर रही थी। उसकी आंखें नम थी। उसके हाथ में मोबाइल पर एक फोटो फ्लैश हो रहा था जो निरुपमा और शौर्य की थी। निरुपमा फिर से मोबाइल में शौर्य की फोटो देखते हुए, आई मिस यू, आई लव यू, प्लीज ना जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बोल वह उस मोबाइल को चूम देती है। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा लगता है और वह वॉशरूम में भाग कर जाती है और उसे उल्टी होने लगती है। ये देख वो सोचती है, लगता है उसने कुछ हैवी खा लिया है। ये कह वह वापस बिस्तर पर आती है और शौर्य को याद करते हुए ही ना जाने कब उसे नींद आ जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। वही कॉलेज में आयु अपने गैंग के साथ बैठे हुए थे। वह थोड़ी मायूस थी। उसे ऐसे देख धीर उसे समझाते हुए, आयु तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े बड़े जो लोग बिजनेसमैन हो गए हैं वो क्या तुरंत ही हो गए हैं? उन्हें भी ऐसी ही सिचुएशन का सामना करना पड़ा होगा। ये सुन शिप्रा दांत पीसते हुए बोलती है, सिचुएशन उन लोगों को नहीं, सिचुएशन लड़कियों को सामना करना पड़ता है जब ऐसे पैसों के नाम पर आकर अपने रौब जमाते हैं। ये सुन निखिल बोलता है, जरूरी तो नहीं कोई एक ऐसा हो, तो हर आदमी ऐसा होता है। तभी शिप्रा चिढ़ते हुए, हर मर्द ऐसे ही होते हैं, सबके सब बेगैरत। वह अपने बात पर अटल नहीं रहते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उन्हें तो अपनी प्रॉमिस तक याद नहीं रहती है। कमिटमेंट तो ऐसे करते हैं जैसे उनसे ज्यादा पूरा करने वाला कोई है ही नहीं। पर जब समय रहता है तब वो गायब हो जाते हैं। ऐसे आदमियों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करती और इसीलिए मुझे आदमियों से सख्त नफरत हो चुकी है। आदमियों की प्रति ऐसी पुराण सुनकर निखिल, धीरज, विष्णु तीनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही आयु समझ जाती है कि शिप्रा का गुस्सा कहाँ फूट रहा है। तभी निखिल बोलता है, यार हम सभी एक नॉर्मल सी बात कर रहे थे, ये तुम कहाँ की बात कहाँ करने लगी। तभी शिप्रा को होश आता है तो वह थोड़ी हड़बड़ा सी जाती है। सभी उसका मुंह ताकते हुए देख रहे थे जैसे उससे पूछ रहे हो आखिर माजरा क्या है। तभी शिप्रा की नजर सामने एक लड़की पर पड़ती है तो वह उस लड़की को देख बोलती है, देखो तुम्हारी चश्मिश। ये सुनते ही निखिल तुरंत पीछे मुड़कर देखा है तो वह लड़की जा रही थी आई, पर निखिल उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। ये देख शिप्रा कहती है, ऐसे ही दूर से आंखें सेकेगा या फिर कुछ करेगा भी? तभी निखिल बोलता है, क्या कर सकता हूँ यार, इतनी भोली भाली सीधी साधी और मैं बिगड़ा लड़का, घास क्या खाक डालेगी। तभी शिप्रा बोलती, ऐसे लुच्चे लफंगों के लिए उनके दोस्त ही काफी होते हैं। जब तक सब समझ पाते तब तक शिप्रा बोलती है, अरे ओ चश्मिश। चश्मा। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो लड़की भी उधर देखने लगती है। तभी शिप्रा उसे अपने हाथों के इशारों से बुलाती है तो वह लड़की और उसकी एक दोस्त दोनों ही एक दूसरे को देखने रखते हैं। तभी उसकी दोस्त जिसका नाम शीतल था वह बोलती है, यार ये हमारे सीनियर हैं, चल चल के देखते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कुछ बवाल हो जाए।
तभी एक लड़की और जो थी वह बोलती है, यार ये तो वह लड़का भी है जो हमारी सोनू को हमेशा ताकता रहता है। सोनू यानी कि सोनम, वह लड़की जो कि चश्मा पर थी। ये देख वो हड़बड़ा सी जाती है, पर शिप्रा की एक और आवाज लगाने से वो सभी इधर आने लगती है। तभी आयु शिप्रा को घूरते हुए, ये तुम क्या बेवड़ों वाला हरकत कर रही हो दो। तभी शिप्रा बोलती है, यार अपना भी समय है, थोड़ा सा सीनियर होने का धौंस जमाने दो। निखिल जो उसे देखने में ही लगा था अचानक ही अपने अवता में आ जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखते हैं तभी सभी जाकर एक चबूतरे पर बैठ जाते हैं और वही तीनों लड़कियां जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसमें से एक लड़की जिसका नाम मिटिका था, वह जो देखने में काफी खूबसूरत थी, वह आगे आते हुए बोलती है, जी आपने हमें बुलाया। शिप्रा उसे ऊपर से नीचे देखते हुए, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसकी लीडर हो। मिही ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों डरपोक हैं, पर मैं नहीं। सुन शिप्रा और आयु दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी अचानक मिहिका के पास निखिल कूद जाता है, जिससे न दो कदम पीछे हो जाती है। ये देख निखिल बड़े स्टाइल से बोलता है, अभी तो तुमने बोला तुम्हें डर नहीं लगता। ये सुन मिही उसे घूरने लगती हैं। आई तभी शिप्रा उसे देख बोलती है, हमें तुमसे कुछ बात करना था। मिही बोलता है, हाँ बोलिए। मिही के तेवर और बोलने के तरीके से आयु और शिप्रा दोनों ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनके ऐसे बोलने पर भी वह बड़े ही शालीनता से जवाब दे रही थी। तभी शिप्रा निखिल के कंधे को पकड़ते हुए बोलती है, ये हमारा है बेवड़ा दोस्त, इसका नाम है निखिल, ये यहाँ के प्रिंसिपल का बेटा है। तभी मिही बोलती हैं, आप तो बायोडेटा ऐसा दे रही है जैसे यहाँ पर किसी की शादी करवानी है। सभी शिप्रा बोलती है, कुछ ऐसा ही समझ लो। 210, मुझे मिस्टर सिंह चाहिए। एगो आयु निखिल की बातें। अब आगे शिप्रा को निखिल का ऐसा बायोडेटा देता देख मिही बोलती है, आप ऐसा बायोडेटा दे रही है जैसे आपको शादी करना हो या कोई लड़की देखना हो। तभी शिप्रा बोलती है, कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर सोनम के कंधे पर हाथ रखते हुए, ऊ का है ना हमारा जो दोस्त है ना वह। इससे ज्यादा कुछ कह पाती कि आयु उसका हाथ पकड़ अपने पास खींचते हुए बोलती है, दरअसल हम सभी तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये सुनते ही मिही आंखें छोटी कर बोलती है कि आप सच में ऐसा करेंगे। तभी आयु बोलती है, हाँ हमें नहीं लगता हम में इतनी बुराई है कि आप हमसे दोस्ती ना करें। दरअसल इस लास्ट ईयर के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे तो जितने भी दोस्त होते हैं उतने ही आने वाले समय में एक अच्छा प्रेजेंस फील होता है। ये सुनते ही मिही मुस्कुराते हुए बोलती है, ये बात तो आपने सही कहा, हम भी यहाँ पर इकलौते इतने ही दोस्त हैं और ज्यादा लोगों से बात नहीं करते। इन लोगों का तो नहीं पता, पर आप मुझे बहुत अच्छी लगी यह कि वो उसके सामने हाथ आगे कर देती है। उसके ऐसा करते ही आयु मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाती है। वही सोनम भी आयु से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाती है। तभी निखिल आगे आते हुए बोलता है, और मुझसे। तभी शिवी अपना हाथ खींचते हुए, हम बेवड़ों से दोस्ती नहीं करते। ये कह वह सभी एक दूसरे को देखते हैं, फिर खिलखिलाकर सभी हंसने लगते हैं। वही निखिल अपने बालों में हाथ फेरने लगता है। कुछ देर बाद वह सभी चले जाते हैं। तो निखिल शिप्रा के पीठ पर एक जोर से मुक्का मारते हुए बोलता है, बड़ी चली थी हम दोनों में दोस्ती करवाने और मेरा रिश्ता तय करने, उसके सामने जाते ही मुंह में दही जम गया। शिप्रा उसके बाल खींचते हुए बोलती है, कमीना मुझे मारा क्यों। तभी निखिल बोलता है, तुमने अपनी बातें अधूरी क्यों रखी। तभी शिप्रा बोलती है, वह तुम इस महारानी से पूछो, इसी ने मुझे बताने से मना किया। ये सुन निखिल आयु को घूरता है तो आयु निखिल का हाथ पकड़ती है और वही एक ब्रेंच पर बैठकर बोलती है, प्यार तुम करते हो या शिप्रा। निखिल मुंह बनाते हुए बोला, प्यार नहीं करता, पसंद करता हूँ। आयु मुस्कुराकर, पसंद ही एक समय प्यार में बदल जाती है। और रही बात जिस इम्पोर्टेंट चीज को तुम शिप्रा से करवाना चाहते हो, तो उसमें तुम्हारी फीलिंग्स का क्या होगा। ये सुन निखिल उसे देखने लगता है तो आयु उसे समझाते हुए बोलती है, ये पल कभी दोबारा नहीं आता, इस पल को जियो। उससे खुद दोस्ती करो, उसे कंफर्ट फील कराओ कि वो तुम्हारे साथ चल सके। धीरे धीरे बातें होगी, फिर प्यार होगी, फिर एक दूसरे के साथ कस्में वादे होंगे। ये जो जिंदगी होगा ना, जब कल के तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अपनी स्टोरी सुनाओगे ना, तब मजा आएगा। तो उसके लिए कोई स्टोरी तो बननी चाहिए। ये कह उसके पीठ पर एक मुक्का मारती है तो निखिल उसे चिल्लाता है, आयु। तो आयु शिप्रा को खींचते हुए चली जाती है। वही शिप्रा उसे मुंह चिढ़ा उठा देती है। पर धीर जो उसको देख रहा था, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम आयु की बात को समझ भी पाए हो या फिर ऐसे ही हवा में ले रहे हो। तभी निखिल मुंह बनाते हुए, इतना भी बेवकूफ नहीं हूं जितना दिखता हूं। तभी विष्णु आकर, तेरे कहने का इसका मतलब तुम बेवकूफ हो। ये सुनते ही निखिल जो कब से मार खा रहा था,
वह बीच में ही एक मुक्का विष्णु को देते हुए बोलता है, साले मैं पागल दिखता हूँ, फिर क्या था। दोनों ही एक दूसरे को दौड़ने लगे। वही धीर आयु की कही हुई बातों को सोच जा रहा था। वही शाम का वक्त, एक होटल के काफी एरिया में एक लड़की जिसने ब्लू कलर की नी लेंथ एक फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके सामने एक लैपटॉप रखा था, पर वह कॉफी उसके सामने रखी ठंडी हो रही थी, पर वह जैसे कुछ अलग ही सोच में बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक लड़का आते हुए बोलता है, एनी कहाँ खोई हो तुम, काफी ठंडी हो रही है तुम्हारी। यह सुन एनी अपने भाई को देखने लगती है। वही निक अपनी कॉफी को पीने लगता है। दोनों ही इस समय होटल के एक फ्लैट में रुके हुए थे, जिसमें 2 BH का घर था और दोनों ही भाई बहन रुके हुए थे। निक के पूछे जाने पर एनी अपने भाई को देखते हुए बोलती है, भाई मुझे आपको कुछ बताना है। निक अपनी कॉफी पीते हुए, हाँ बोलो। एनी, मुझे मिस्टर सिंह चाहिए। ये सुनते ही निक जो कॉफी पी रहा था उसके मुंह से अचानक उसकी कॉफी निकल जाती है। ये देख एनी अजीब सा समूह बनाती है तो निक टिश्यू पेपर लेकर अपने मुंह से पोंछते हुए बोलता है, एनी मिस्टर सिंह कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हें पसंद आएंगे और मैं उसे खरीद कर दे दूंगा। तो वहीं एनी अपनी कॉपी को लेकर पीते हुए बोलती है, पर मैं हर चीज खरीदने का दम करती हूँ। निक एनी को देखते हुए बोलता है, एनी यह इंडिया है, तुम्हारा फॉरेन नहीं है जो तुम किसी भी लड़के के साथ डेट करो या फिर रिलेशनशिप में रहो। यहाँ पर लोग शादी को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। तभी एनी अपनी कॉफी पीते हुए टेबल पर रखते हुए बोलती है, तो मैं कौन सा मिस्टर सिंह को बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, मैं भी उनसे शादी ही करना चाहती हूँ। ये बोल वो वहां से चली जाती है और फिर रुककर निक को बोलती है, भाई आप इसे अट्रैक्शन मत समझना क्योंकि यह वन साइडेड लव है जिसे मैं दोनों साइड वाला लव बनाकर रहूंगी। ये बोल वह अपने कमरे में चली जाती है। वही निक माथे पर लकी खींच जाती है और वो बुदबुदाता है, ये तुम्हारा लव नहीं जीत है क्योंकि तुम्हें पहली बार किसी ने देखा नहीं और तुम्हें कम्प्लीमेंट नहीं किया। शायद यही तुम्हारे ईगो को हट कर गया है और तुम उसे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तो मिस्टर सिंह को अपनी तरफ झुकना चाहती हो। ये बोल एक गहरी सांस लेता है और अपने असिस्टेंट को फोन करता है और उससे बोलता है, मुझे मिस्टर सिंह की सारी बायोडेटा चाहिए। उनके फैमिली में कौन है, उनसे क्या चीज कनेक्ट है, मुझे हर चीज जानना है। ये सुनते ही उधर से यस बॉस के फोन कट कर देता है।